Hello students, good evening. Hello. हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी बेटा? हेलो। ये यस गुड सर। इवनिंग सर। हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ बेटा, डीपीपी निकाल लो, पहले डीपीपी कह रहे थे आप। ये 3 क्वेश्चन वाली डीपीपी है। पहले देख लो। जो नंबर हो बेटा बोलते जाना, फर्स्ट या सेकंड में कोई प्रॉब्लम? नो सर। थर्ड एंड फोर्थ में? थर्ड देख लो पहले, फोर्थ फिर लेता हूँ। थर्ड में किसी को डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन में? कल कह रहे थे ना आप लोग, कौन सी यही तो थी? फोर में? सर एक सेकंड एक सेकंड। सर थर्ड। डिहाइड्रेटेड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन, ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सेनोन है, एल्डोल बनाना है आपने, तो साइक्लोहेक्सेनोन, एक जो साइक्लोहेक्सेनोन है, एक साइक्लोहेक्सेनोन का क्या करो आप, ये ऐसे करके सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लाओ, और दूसरे साइक्लोहेक्सेनोन का अल्फा कार्बन लाओ। सपोज ये आपका, तो अल्फा आपको लेना है, अल्फा कार्बन जो सीओ ग्रुप के बिल्कुल पास में। सपोज ये सीओ ले लेता हूँ मैं, ये सीओ ले लेता हूँ, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। इसके दो अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल देने आपने, ये वाली चीज इससे अटैच हो जाएगी, तो इस टाइप का कंपाउंड कुछ बन जाएगा। यो, सर ये इससे थर्टीन अटैच। ए का है सर। हम्म, 13 बी चल रही है क्या? लेकिन ये होना चाहिए। सर कौन ये सा? कौन सी डीपीपी चल रही है? डिहाइड्रेटेड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन ए। नंबर क्वेश्चन ये है आपका। सर ये एक दो सेकंड दो सर। थी ना, दो थी जो आपकी कार्बोनिल कंपाउंड की, दो दी थी मैंने। जिस जिसमें पहला क्वेश्चन जो एक का था, बाईसल्फाइड आयन वाला था। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर पे पहुंच गया था। सॉरी सॉरी। हाँ जी सर, डिहाइड्रेशन वाली ना। हाँ, उस उसमें सर वो है क्वेश्चन 8। डिहाइड्रेशन में 8। ये 8 वाला है। देखो, पहले तो इस रिएक्शन को पहचानो। क्या कोई नेम रिएक्शन ऐसी याद आ रही है आपको जिसमें आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया हो, और एरोमेटिक एल्डिहाइड की एलिफेटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर रहे हो? ये H3CHO है, नेम रिएक्शन है ये। जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ाई है वैसी है। पर्किन रिएक्शन है बेटा, पर्किन रिएक्शन CAP से करवाई थी रिएक्शन आपकी, ACP से, एल्डोल की प्लेजन कंडेंसेशन वाली, और पर्किन एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो रिकॉग्नाइज भी किया करो, उससे क्या है कि याददाश्त ज्यादा तेज रहती है कि ये वही वाली रिएक्शन है, और उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो ये COCO3 एल्डोल टाइप वाली रिएक्शन है आपकी, तो एल्डोल टाइप ले जाना बेटा। एल्डोल। यस सर। CO, OCO, CH3 हो गया ये।
यहाँ से आप जो है ये A बना लोगे इंजीनियरिंग वाला, सी क्या बन जाएगा हमारे पास, फिनाइल हो गया, CH डबल बॉन्ड CH हो गया, और ये हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है क्योंकि बेसिक कंडीशन कंडेंसेशन लेते हो, तो ये भी जो एनहाइड्राइड वाला होता है ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH हो गया। अब इसकी रिएक्शन आपने HBr से करानी है। HBr तो एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन है, एल्कीन की एडिशन रिएक्शन है ये, एल्कीन की एल्कीन वाला पार्ट तो ये रहा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर HBr। लेकिन एल्कीन वाली रिएक्शन करो तो पहले H पॉजिटिव ऐड होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, H वहां ऐड होगा जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो H ऐड करने के लिए स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है आपने, तो आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, देखो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए दोनों बना के देख लो। अगर आप H इधर ऐड करते हो या इधर ऐड करते हो, अगर पहली साइड में ऐड करते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा ये बेंजीन रिंग CH2 और CH पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, है ना। और अगर यस इस सर। साइड में, और इस साइड में करोगे तो क्या बनेगा, देखो बेंजीन रिंग CH, इधर CH2CH, दोनों में देखो स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला है या ये वाला है, लेफ्ट वाला या राइट वाला, तो ज्यादा देखो बेस्ट हो गया राइट वाला, तो लेफ्ट Br है। फिर आगे इससे अटैच हो जाएगा, Br तो Br इससे अटैच करो, ये प्रोडक्ट आ जाएगा बेंजीन CHBr CH2CH। ये इसी टाइप के प्रॉब्लम आएंगे बेटा आपकी, जो मतलब जैसे अगर मैं अभी बात करूं आपके मेन का एग्जाम होगा तो ऑर्गेनिक में सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मोर प्रोबेबल। अगर आप इस टाइप की क्वेश्चंस जो देख रहे हो कि इसमें एक दो रिएक्शन जो होंगे मिला के देगा, वो टाइप की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि उसने आपसे क्वेश्चन सारे अब तो कितने कितने हो गए देख लो आप, कुछ ही क्वेश्चन बनाने हैं तो ऑर्गेनिक में तो मिक्स करके बनाएगा वो। पहले 10 का एवरेज था क्वेश्चन का, 10 ऑर्गेनिक 10 फिजिकल 10 इनऑर्गेनिक, टोटल कितना था आपका पहले क्वेश्चनिंग जो आ रहा था, 90 था ना टोटल। अब 90 में से भी आपको कितने करने होंगे इस बार, 75। यस सर। तो 90 था तो जो केमिस्ट्री का पार्ट जो आता था वो 30 का आता था बेटा, 30 में से एवरेज सीधा सीधा था 10 ऑर्गेनिक के 10 फिजिकल 10 इनऑर्गेनिक। तो अब वो अगर 10 में से भी कुछ आपको देगा तो 10 लेकिन कम करने होंगे तो मिक्सिंग करके क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे ना पिछले सालों के क्वेश्चन ऑर्गेनिक में जो है मिक्सअप करके आता है। और बोलो बेटा इसमें इस DPP में कोई और प्रॉब्लम और क्वेश्चन कोई 8 के सर बाद, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 9 9 नहीं 9 सर, 10 10 10। तो क्लास में किया है क्वेश्चन, याद आ रहा साइनोहाइड्रिन वाला। है, साइनोहाइड्रीन। इसमें क्या कह रहा है हमें कि साइनोहाइड्रीन ऑफ ए, साइनोहाइड्रीन ऑफ ए, लेकिन ए नहीं पता क्या है, साइनोहाइड्रीन तो है। हाइड्रोलिसिस गिव मेंडेलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, और वाइल साइनोहाइड्रीन ऑफ बी, साइनोहाइड्रीन ऑफ बी, बी ऑन हाइड्रोलिसिस गिव लैक्टिक एसिड, ए एंड बी आर। तो देखो जिसका आपको पता हो पहले वो सोल्व कर लो, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे आपको लैक्टिक एसिड का फार्मूला आता होगा, सपोज मेंडेलिक एसिड का नहीं आइडिया, तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला हमें आता है, क्या होता है लैक्टिक एसिड, कायरल सेंटर होता है, तो लैक्टिक एसिड CHOH और CH3CH लैक्टिक एसिड होता है, यस सर। यस। ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला। तो अगर मैं हाइड्रोलिसिस करके इसको बना रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस करके बना रहा हूँ, और साइनोहाइड्रीन यानी कि एक ये ग्रुप जो आया होगा वो साइनो से आया होगा, है ना, और साइनोहाइड्रीन ऑफ बी, तो इसका मतलब बैक चला जाऊंगा तो ये बन जाएगा COHCH3, ये बना होगा साइनोहाइड्रीन। अगर साइनोहाइड्रीन में मैंने HCN ऐड किया होगा तो HCN जो हटा दूं तो मैं, HCN हटा हुआ होगा तो CN ये और O के साथ वाला H हट गया होगा, तो क्या रहा होगा इसका मतलब ये CH3CHO और मेंड ये आ गया, इसका मतलब एक प्रोडक्ट तो CH3CHO है, तो CH3CHO देखो या तो एक से ही आइडिया हो जाएगा,
और नहीं होगा तो देखो अब इधर वाला तो सोल्व हो गया, बी तो हो गया ना आपका, बी आ गई, तो देखो बी ये है, ये है, ये है, ये तो यहीं से क्लियर होगा। मेंडेलिक एसिड का एग्जांपल लेना होता है तो सिर्फ C6H5 की जगह, CS3 की जगह जो होता है C6H5 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, HCOH, लैक्टिक एसिड में अगर मैं CS3 की जगह फिनाइल रिंग लगा दूं, C6H5 लगा दूं, तो मेंडेलिक होता है। अब इसको पीछे ले चलो, हाइड्रोलिसिस होकर के पीछे चलो, पीछे रिवर्स रिएक्शन, तो COH ये साइनाइड से आया आपका, HCOH C6H5, ये CN आ गया। अब CN जो जोड़ा था वो भी बाहर निकालो, तो CN यहाँ गया, O के पास H चला गया, तो इधर क्या आ गया आपके पास, C6H5 CHO। तो अब आप फाइनली याद रखना ऐसे क्वेश्चन से कि अगर बेंजल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन करके हाइड्रोलिसिस करते हो तो बेंजल्डी, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है आपका, तो मेंडेलिक एसिड आंसर आ जाएगा। और अगर एसेटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन करके हाइड्रोलिसिस करते हो तो लैक्टिक एसिड आ जाएगा। क्लियर? यस सर। और बेटा आगे चलो, आगे 10 से आगे कोई और प्रॉब्लम? 11। Which of the following compound will be most readily dehydrated? मोस्ट रीडली डिहाइड्रेटेड, जिसमें एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन दिखे उससे ज्यादा बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो रीडली डिहाइड्रेटेड कौन सा होगा? तो देखो आप, अगर मैं यहाँ पर इसमें देखूं तो इसका रीडली हाइड्रेटेड करूं तो OH यहाँ से निकल जाएगा और H यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH, बाकी चेन चलती जाएगी। इसमें भी सेम वही सीन है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम आता जा रहा है, एक आधा कार्बन कम ज्यादा है। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ OH हटा दूं सी वाले पार्ट में, अगर अपने OH हटा देते हैं तो H की दोनों साइड प्रोबेबिलिटी है, देखो H इधर से भी निकल सकते हैं और H इधर से भी निकल सकते हैं। इधर से तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी H की निकलने की, देखो इधर से वहां एक एक पोजीशन आ रही थी, इधर से और इधर से आ रहा था। और इसमें देखो COOH है तो इसमें भी सिर्फ एक जगह से हाइड्रोजन निकलने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यहाँ दो जगह है, तो दो जगह है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा जिसमें है वो बताना है। तो इसमें ये आ जाएगा CH3CO, इधर बीच वाले में आ जाएगा तो CH डबल बॉन्ड CH, बाकी वैसा ही। तो ये पार्ट बिल्कुल सबका वैसा बन रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों आ रही है थर्ड वाले में? क्योंकि उसके पास दो जगह से हाइड्रोजन निकालने की प्रोबेबिलिटी है, इधर से भी H निकल सकते हैं, एक और प्रोडक्ट भी बन सकता है इधर वाला भी, CH3CO, इवन वो माइनर बनेगा, CH2C के साथ OH निकल जाएगा, तो यहाँ CH2, यहाँ से प्रोबेबिलिटी दोनों साइड है। क्लियर? सर तो हमने फर्स्ट 2 को क्यों नहीं देखा? फर्स्ट 2 में कहाँ प्रोबेबिलिटी है, वहां तो एक ही साइड से है, दो कहाँ है, H कहाँ निकलने की प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट में? फर्स्ट में OH यहाँ तो से मतलब निकलेगा। ज्यादा एच निकलने की प्रोबेबिलिटी हो सबसे हाँ, ज्यादा इजीली। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन उसी बेस पर दिया है उसने। अच्छा, अगर ये ना होता तो फिर ये देखते फिर कि स्टेबिलिटी इसमें देखते, फिर कॉन्जुगेशन लगा। कॉन्जुगेशन देखते, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो सब में ही आ रहा है ना, देखो आप यस सर। कॉन्जुगेशन तो सबसे बनाओगे सबसे आ रहा है, सब में ही आ रहा है। तो अब कॉन्जुगेशन के बाद क्या दे, नेक्स्ट टाई पॉइंट कहाँ गया आपका? तो टाई पॉइंट गया जो ज्यादा हाइड्रोजन निकालने की प्रोबेबिलिटी रखता हूँ। ओके सर। नेक्स्ट चलो बेटा, सर 17। ये 17, ये वाला क्वेश्चन था, इंक्रीजिंग ऑर्डर रेट ऑफ HCN, है ना? यस सर, यस सर। रेट ऑफ HCN सबसे पहला चीज क्या है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो है। CO ग्रुप में आप क्या देखते हो, जो CO ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाते हो, CO ग्रुप में आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो देते हो। इसकी रिएक्शन जो होती है न्यूक्लियोफाइल ऐड करने की होती है कार्बन पर। अगर आपके पास सीधा सा क्वेश्चन आ जाए, इवन इतना सिंपल इंजीनियरिंग वालों से पूछा नहीं जाता है, बट सीधा पूछा जाए कार्बोनिल ग्रुप का, फैमिली का, कैटेगरी का, कौन सी कैटेगरी का रिएक्शन शो करते हैं, देन आवर आंसर विल बी न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा जब भी अटैक करेगा तो दो चीजें हैं, या तो हिंड्रेंस कम होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। हिंड्रेंस यस कम सर। है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। तो अब देखो आपके पास दो दो मॉलिक्यूल है, सबसे कम हिंड्रेंस, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि सबसे कम हिंड्रेंस किसके अंदर होगा, CHO में। HCl।
फॉर्मेल्डिहाइड में, तो ए जो हो जाएगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ए तो मोर देन 1 में आपका आंसर हो सकता है, मोर देन 1 में आंसर हो सकता है। इसके बाद आपके पास पॉसिबिलिटी सोचनी होगी। तो दूसरी ये चीज होती है कि भाई एलिफेटिक और एरोमेटिक में कौन ज्यादा होते हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक। अगर एलिफेटिक, देखो एल्डिहाइड जो होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन। और अगर डिफरेंट एलिफेटिक हैं तो एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे, कैटेगरी से बना लो ना, वहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। सिमिलरली क्या बोल सकते हो, एलिफेटिक कीटोन, कीटोन को भी स्पेसिफाई कर दो, एलिफेटिक कीटोन आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन। तो आपके बाकी तो कीटोन ही है सारे, देखो। तो इन तीनों कीटोनों में एलिफेटिक कीटोन कौन से वाला है, एलिफेटिक कीटोन बी। कौन सा, बी वाला होगा। तो इसका मतलब फिर इसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, फिर ये। अब इसमें इसमें एक फिनाइल रिंग है, इसमें दो दो फिनाइल रिंग है, तो सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा होगा, जो सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा, बी सबसे कम, फिर सी, फिर बी, फिर ए। सर हम हिंड्रेंस और पॉजिटिव चार्ज में प्रायोरिटी किसको देते हैं ज्यादा? अगर एक जैसी कैटेगरी है, जैसे मान लेते हैं आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, और मतलब कहने कहने का मतलब ये है कि अगर हिंड्रेंस जो है वो कम है तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि हिंड्रेंस कम होगी तभी तो पहुंचेगा उसके पास में। पॉजिटिव ये चार्ज है और हिंड्रेंस मतलब पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो फिर कैसे करोगे। जैसे इसका एग्जांपल मैंने एक दिन शायद आपको बताया था, मैंने बोला था कि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे एल्काइल हैलाइड CH3 CH2Cl, और एक आपके पास एग्जांपल देखोगे CH3COCl, ठीक है। अगर मुझे इसमें CH3H2Cl में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करना है तो कौन इजी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा इन दोनों में, तो इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एल्किल हैलाइड नहीं देगा, कौन देगा, एसिड क्लोराइड। राइट, बिकॉज इसके सिर्फ 3 साइड बॉन्ड है, और इस कार्बन के कितने साइड बॉन्ड है, ऐसे एच लिख के देख लो, 4। 4 है ना। तो न्यूक्लियोफाइल हिंड्रेंस एक बड़ा फैक्टर है, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पहुंचेगा तभी तो कार्बन पर अटैच होगा ना पॉजिटिव चार्ज के साथ। यस सर। बट क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है ये चीज, एक जैसी फैमिली दे रखी है या अलग फैमिली दे रखी है। नेक्स्ट, टोटल 18 तक है, 18 तक कोई और। सर एक सेकेंड। सर 18 भी है। नहीं 18 18 में सर ऑप्शन समझ बता, नहीं आए थे। हाँ मैं बताना भी चाहूंगा क्योंकि ये नाम मैंने कहीं आपसे डिस्कस किए नहीं। देखो, आप आपने एल्डोल रिएक्शन किया था, एल्डोल रिएक्शन जो होता है वो एसिड कैटेलाइज भी होता है और बेस कैटेलाइज भी होता है। यस सर। अगर हम ड्राई HCl की प्रेजेंस में CH3, जो COCH3 जैसे एसीटोन है, इसका रिएक्शन अगर 2 मोल लेके वैसे ही कर दें जैसे पहले बनाते थे आप, यस CH3 सर। CO CH3, इसे एल्डोल टाइप रिएक्शन दे दो, तो CH CH3 CH CO CH3, ये होता है ड्राई HCl की प्रेजेंस में एल्डोल टाइप रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, वही एल्डोल टाइप रिएक्शन होता है, और ये प्रोडक्ट बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, इसको बोलते हैं फोरोन। इसका जो कॉमन नेम है वो आपको फोरोन, रिएक्शन की थी आपने लेकिन नाम नहीं पढ़ा था, उसको बोलते हैं फोरोन, ये हो जाता है फोरोन। अगर ड्राई एसिड, मतलब है क्या ये एल्डोल रिएक्शन नहीं, लेकिन एल्डोल कौन से वाला कैटेलाइज रिएक्शन है ये, एल्डोल ड्राई। एसिडिक कैटेलाइज है, एसिडिक कैटेलाइज। तो एसिडिक कैटेलाइज में HCl ले लेते हैं तो एल्डोल टाइप रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, है तो ये भी एसिड, कंसंट्रेट H2SO4, बट ये डिहाइड्रेशन करने लग जाता है, डिहाइड्रेशन करने लग जाता है तो ये साइक्लिक डिहाइड्रेशन करने लग जाता है और ट्राइमेराइजेशन हो जाता है, मतलब एक तरह से पोलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। तो ड्राई HCl की सर आपकी मोलिक्यूल, आवाज कट रही ड्राई HCl की प्रेजेंस के अंदर दो मोलिक्यूल ऐड होंगे, ड्राई HCl की प्रेजेंस में, है। मतलब यस सर। डाइमेराइजेशन होगा, मतलब, यस सर। यस सर। है ना। लेकिन अगर कंसंट्रेट H2SO4 है तो पोलीमराइजेशन में ट्राई हो जाएगा, 3 मोलिक्यूल अटैच हो जाएंगे आपका। इसको ऐसे करोगे, ऐसे लिखोगे CH3C, जैसे ये डबल बॉन्ड O, फिर इधर C, इसके 2 H,
ऐसे करके 3 मॉलिक्यूल अटैच कर दो ऐसे। तो अगर मैं इसको पूरा बनाना चाहूँ तो इधर बना देता हूँ, स्पेस है मेरे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। दूसरा मॉलिक्यूल आएगा CH3 बाहर हो गया, फिर इसका CH3, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ से तीसरा मॉलिक्यूल आएगा CH3, उसका एक CH3 डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ से वाटर जो है रिलीज होता जाएगा, H2O। H2O रिलीज हो जाएगा तो ये इस टाइप का साइकिल बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगी अंदर, और बेंजीन रिंग के साथ ये 3 CH3 ग्रुप बाहर हो जाएंगे। इसको बोलते हैं मैसिव क्लीन। मैसिव, मतलब दोनों केसेस में पहले में सिर्फ 2 रिएक्शन ऐड हो रहे हैं, ड्राई HCl की प्रेजेंस में 2 HCl जब ऐड होते हैं एसीटोन के तो उसको फोरोन बोलते हैं। अगर 3 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो उसको मैसिक्लीन बोलते हैं। ये मैसिक्लीन होती है और ये साइक्लिक होता है। मतलब ये आप ये याद रख सकते हो कि कंसंट्रेट H2SO4 क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन। साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन जो हो जाएगा वो आपका H2SO4 की प्रेजेंस, और ड्राई HCl में एल्डोल टाइप रिएक्शन। क्वेश्चन डाला भी था मैंने, ये वर्ड यूज नहीं किए हैं क्योंकि ये जनरली जो है एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो कई बार वर्ड आ जाता है। फोरोन एंड मैसेटली। क्लियर? चलो आगे। यस तो सर। मैंने एक डीपीपी और दिया था आपको इसके साथ यस शायद, सर, वो भी कर ली। तो उसके अंदर इसके साथ मैंने पेयर में दिया था, तो उसमें कोई हो तो वही पूछ लो। सर क्वेश्चन थर्ड उसका। का क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, ये सर थर्ड है। थर्ड। The conversion of acetophenone to acetanilide is best accomplished by using acetophenone। देखो आप कन्वर्ट किस में कर रहे हो, एसिटोफिनोन क्या है, कीटोन है, कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड है, और एसेट एनिलाइड क्या है, एसेट एनिलाइड का फार्मूला लिखोगे CH3CO NH6H5 होता है। यस फिर मैं सर। एक चीज यहाँ और बता देता हूँ, एक फिनोन किए थे, एक एनिलाइड किए थे। अगर बेंजीन रिंग के साथ ये चीज जुड़ी होती है तो इसको एनिलाइड बोलते हैं, और ये एसिटो ग्रुप होता है। देखो CH3CO, ये प्रीफिक्स है, इसका प्रीफिक्स है तो ये होगा एसिटो, और इसको बोलेंगे एनिलाइड। तो ये तो ये देखो CONH सेकेंडरी अमाइड हो गया ये वाला, जी सर। CONH। तो सेकेंडरी कीटोन को डायरेक्ट सेकेंडरी अमाइड में कन्वर्ट करने का तरीका है, कीटोन को ऑक्सिम में कन्वर्ट करो, और ऑक्सिम जो है सीधा सेकेंडरी अमाइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन करते हुए इसकी देखो हमने काफी मैकेनिज्म वगैरह भी किया था। तो सर वो सबसे तो बेस्ट, ऑक्सिम का किया था ना, कीटोन को थोड़ी कहा था हमने। ऑक्सिम डायरेक्ट थोड़ी बनते हैं भैया। ये एग्जांपल कहाँ से लिया था, कैप्रोलेक्टम बनाया था तो क्या लिया था आपने, साइक्लोहेक्सेनोन से यस स्टार्ट सर। नहीं किया था रिएक्शन। हाँ जी सर। ऑक्सिम डायरेक्ट थोड़ी होते हैं, ऑक्सिम तो बनाए जाते हैं। जब किसी भी CO ग्रुप को आप किससे रिएक्शन कराते हो, हाइड्रोक्सिलेमीन से, तो ऑक्सिम बनते हैं पहले, फिर इन ऑक्सिम को हम सेकेंडरी अमाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो है तो ये कीटोन को सेकेंडरी अमाइड में कन्वर्ट करने का तरीका ना, कर्टियस और लोशन तो है ही नहीं। कर्टियस, लोशन, होफमैन, ये सब क्या थी, ये तो एमीन बनाने की थी, RNS2 यस प्राइमरी सर। एमीन बनाने की रिएक्शन थी। इन सब का इंटरमीडिएट कौन से था, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, वो आइसोसाइनेट था। यस सर। तो इन तीनों से तो हम क्या बनाते हैं, आई प्राइमरी मीन प्राइमरी। हाँ एमाइन जी। बनाते हैं, प्राइमरी
एमाइन एमाइन बनाते हैं, एमाइन तो बना ही नहीं रहे आप, क्या बना रहे हो आप, सेकेंडरी 2 डिग्री अमाइड। अमाइड। तो 2 डिग्री अमाइड बनाने का बेस्ट मेथड, इसीलिए ना नेम रिएक्शन में मैंने क्या बोला था, देखो क्या क्या याद रखना होता है आपको, प्रोडक्ट भी बताया था ना सबस्ट्रेट, मैंने, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। रिएजेंट उससे एंड आपको, प्रोडक्ट। हाँ, उससे आपको ध्यान रहेगा कि भाई ये वो रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। क्लियर। सर फोर्थ। फोर्थ में हमारा पहले क्या ले रहा है, C6H5CO6 बेंजो ले रहा है, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन ले लिया उसने, और उसका हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन कर रहा है वो, बेंजोफिनोन का यस सर, हाइड्रोक्सिलेमीन NH से अटैच हो जाएगा, ऑक्साइम बन जाएगा। ऑक्सिन बन गया और C6H। उसने रीअरेंजमेंट करके अमाइड भी बना दिया सेकेंडरी। चलो यहाँ तक आप बिल्कुल सही पहुंच गए, नेम रिएक्शन भी पहुंच गया कि C6H5 और C डबल बॉन्ड O से बन गया CN, सपोज OH बन गया ना। यस और सर। OH से आपने क्या है कि जैसे ही आप PCl5 ले लो या कोई भी फॉस्फोरस या सल्फर का कोई भी लेते हो, तो एसिड का काम करता है वो, क्योंकि एक्वस होते हैं, फास्फोरिक एसिड या ऐसा बनता है। तो इस एसिड की प्रेजेंस में अगर ये होता है तो दिस रिएक्शन इज नोन एज बेकमैन रीअरेंजमेंट। यस सर। बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है तो ये ओ यहाँ चला जाएगा, C6H5 नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O NH और C6H5। सर यहाँ पर Cl क्यों नहीं लगा कहीं पर भी, वही कौन समझ सा नहीं लगा, आया। PCl5 का PCl5 Cl का। नहीं लगेगा, PCl5 एक्चुअली यहाँ पर देखो, जब आप ना वो नोट्स देखना, जब मैंने बैकमैन रीअरेंजमेंट लिखवाया आपको, तो मैंने बोला था कि एसिडिक मीडियम लिया जाता है, और उस यस एसिडिक सर, वो मीडियम तो में पता है। ये सारे लिखवाए थे मैंने, PCl5 भी लिखवाया था, POCl3 भी लिखवाया था। एक्चुअली में ये PCl5 वगैरह एक्वस होते हैं इसमें, एक्वस बनने का मतलब होता है कि पानी में जाकर के फॉस्फोरस एसिड कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाता है, और अच्छा। एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये H पॉजिटिव देने लग जाता है, तो ये कैटेलाइज मतलब बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने लग जाती है। ओ। एल्कोहल, एल्कोहल वगैरह होता तो करते हैं ना PCl5 से। ओके सर, ओके सर। और सर फिर ब्रोमीन एक पर ही क्यों लगाया हमने, क्योंकि अब एक अब इक्विवेलेंट भी अब है। अब बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन ही है ये एक ब्यूटी है इस ऑर्गेनिक की। देखो आप यहाँ तक पहुंच गए, पहले आपने एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन बनाया, फिर ऑक्सीजन से आपको रिकॉग्नाइज करना था कि बैकमैन रीअरेंजमेंट हो रहा है ये ना। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में पहुंचने के बाद आपके पास ये बन गया, देखो ये सीधा चला गया अब आपका हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, बेंजीन वाले चैप्टर में। यहाँ अगर गया तो यहाँ देखो बेंजीन के साथ दोनों में रिंग बनी हुई है, इधर भी बेंजीन के साथ रिंग है, इधर भी बेंजीन के साथ रिंग है, लेकिन यहाँ पर देखो CO ग्रुप है, ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये तो यस इलेक्ट्रॉन सर, बाहर मेटा खींचेगा। मेटा डायरेक्टिंग। हाँ, इसलिए ये कौन सी रिंग हो गई, इधर वाली, डीएक्टिवेटिंग। तो अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा इधर तो एक्ट नहीं कर सकता डीएक्टिवेटिंग में। और इधर देखो नाइट्रोजन उल्टा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवाएगा आपको, यस सर। है ना। ऑर्थोपैरा। हाँ, ऑर्थो पैरा वाला तो ये एक्टिवेटर हो गया। तो इसका मतलब पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको कौन सी रिंग के अंदर, बिकॉज ब्रोमीन दे रहे हो ना, ब्रोमीन और आयरन की प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में Br2Fe क्या काम करते हैं ये रिएजेंट, देखो Br2, तो फ्रिडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन होती है जो यस सर, यस सर, FeBr3, यस सर। उसी टाइप की रिएक्शन है, FeBr3 बनता है, फिर Br पॉजिटिव देता है ये। तो इलेक्ट्रोफाइल तो Br पॉजिटिव है, अब Br पॉजिटिव इधर तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये रिंग कैसी है इधर वाली, डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटिंग, तो जाएगा कौन सी साइड, राइट इधर साइड। जाएगा, राइट साइड में। अब राइट में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, एक्टिवेटिंग होता है, और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर पैरा होता होता है। है। बेस्ट ये है कि पैरा पर भेजने से हिंड्रेंस कम रहेगा, यस सर। ऑर्थो भी बन सकता है पैरा भी, तो अब आप देख लो। तो एन वाली साइड में देखो, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, नहीं सर। दूसरे वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, नो सर। क्योंकि CO के वाली इंजीनियरिंग में तो नहीं जाएगा, और डी भी नहीं हो सकता, देखो डी में भी CO वाली रिंग के पास तो नहीं जाएगा ना Br। बचा क्या आपके पास, NH के साथ वाली रिंग पे जाएगा Br, या ऑर्थो पे या पैरा पे, पैरा पे दे रखा है ये हो। ओके सर। सर हम्म। सर क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद वाटर। मतलब वाटर रिएक्ट विद वाटर का मतलब ये कहना चाहता है वाटर बनाने के साथ स्टेबल हाइड्रेट कौन बनाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अच्छा।
आपने कार्बोनिल कंपाउंड की वाटर के साथ रिएक्शन की थी, हाइड्रेट बनाए थे, यस सर। जेम डाइऑल बनाए थे, और जनरली जेम डाइऑल अनस्टेबल होते हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल थी, लेकिन कुछ कंडीशन में स्टेबल बनाते हैं, जो क्लोरोफॉर्म, क्लोरल, क्लोरेट। क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल, यस सर, क्लोरल। ये क्लोरल वाला ही तो है। PCl3CHO क्या सर होता है? क्लोरल। क्लोरोफॉर्म भी तो हो सकता है। क्लोरोफॉर्म क्यों हो जाएगा? एल्डिहाइड कीटोन चाहिए हमें, ये क्लोरोफॉर्म एल्डिहाइड कीटोन थोड़ी है कोई। अच्छा 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 वाटर अच्छा। की रिएक्शन आप डाइओल, जेम डाइओल, CO वाले ग्रुप वालों के साथ बनाते हो आप। यस सर, यस सर। अच्छा, अगर आप सोचो कि क्लोरोफॉर्म ले लूं, सपोज क्लोरोफॉर्म ले लिया, तो फिर रिएक्शन क्या बनेगा, फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, क्लोरोफॉर्म सीधा वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो बेसिक मीडियम मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, वो KOH एक्वस वाले के साथ। यस सर। उससे क्या होंगे, ये Cl हटेंगे। क्वेश्चन में फर्क है ना। क्लोरोफॉर्म और अगर वो HCOH बन जाएगा। हाँ, HCOH भी नहीं रुकेगा रिएक्शन, क्योंकि आपने बेस ले रखा है। जैसे ही आप HCOH बनाओगे, ये भी टिक मत कर देना, क्योंकि ये तो अभी HCO एसिड है। नेगेटिव। हाँ, आंसर क्या दोगे? HCO नेगेटिव। नेगेटिव, या जो भी साल्ट है Na या K वो दे दोगे आप। क्लियर? सर 15। क्लोरल हाइड्रेट वाला ये जो अभी हमने किया, इसके आगे की रिएक्शन कर दी, DDT बनाने का मेथड है ये। क्लोरल लिया आपने, क्लोरल विद क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो है DDT का प्रिपरेशन मेथड है। DDT की फुल फॉर्म जानते हो? डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइमिथाइल। डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, डाई, ये डाई क्लोरोफिनाइल, ये क्या था हमारे पास इसमें, डाई क्लोरो डाइफिनाइल, ये नहीं, डाई क्लोरो डाइफिनाइल, ट्राई क्लोरो इथेन, ये होता है। इथेन मतलब दो कार्बन, है ना। डाई क्लोरोफिनाइल, दो पर जो है दो क्लोरोफिनाइल है, तो इस पर दो क्लोरोफिनाइल लगा दो, जैसे ये रिंग लगा दी, एक क्लोरोफिनाइल, एक दूसरा क्लोरोफिनाइल लगा दो, दो पर दो लग गए, ये डाई क्लोरोफिनाइल हो गया। डाई क्लोरो, डाइक्लोरोफिनाइल, डाइक्लोरोफिनाइल, ये दो डाइक्लोरोफिनाइल हो गए। फिर ट्राई क्लोरो, दूसरे पर तीन क्लोरीन लगाओ, ट्राई क्लोरोफिनाइल, इथेन जो रह गया उसको वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो। ये DDT का फार्मूला होता है। तो इस DDT के फार्मूले को बनाते किससे हैं? क्लोरल की रिएक्शन करवाते हैं। क्लोरल यही तो होता है, CCl3 CHO। ओके CHO, सर। है ना। उसकी रिएक्शन किससे करा दो आप? दो मोलिक्यूल क्लोरोबेंजीन से करा दो आप। क्लोरोबेंजीन में H, ऐसे रिएक्शन हो जाएगा, H, दो मोलिक्यूल, ये वाटर रिलीज करवा देंगे, ये आपका ये प्रोडक्ट। तो DDT का प्रिपरेशन मेथड है, एल्काइल हैलाइड वाले में पढ़ते हैं। सर 17। 17, ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन विद मिथाइल लिथियम। मिथाइल लिथियम तो ग्रिग्नियर रेजेंट की तरह काम करेगा। ये है डबल बॉन्ड O। अगर इसकी हम रिएक्शन करवा दें मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम CH3Li, Li पॉजिटिव CH3 नेगेटिव, तो ये काम करेगा एक्ट एज ए बेस, एक्ट एज ए बेस बेस। करेगा। बेस करेगा तो क्या करेगा, इसके CO ग्रुप के पास वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा। सर हम कीटोनिक ग्रुप पर तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं ना ज्यादातर। लेकिन यह इस रिएजेंट के साथ नहीं होगा ना, ग्रिग्नियर रिएजेंट ये इसके साथ नहीं होता ना। सर एल्काइल यहाँ पे लेकिन वो तो है ही नहीं हमारे पास। क्या? हेलोजन। हेलोजन मतलब RMGX होता है ना। आर ग्रिग्नियर, मेटल एक्स। RMGX तो ग्रिग्नियर रिएजेंट पढ़ते हो, ये वैसा ही है जैसे मैग्नीशियम और लिथियम की प्रॉपर्टी डायगोनल ये सर रिलेशनशिप, वो इसलिए। तो सेम है। हाँ लेकिन तो, इसमें हमारे पास वो नहीं था ना। हाँ तो एक्स। कोई बात नहीं, इसीलिए तो ये बेस्ट बेस हुआ। ग्रिग्नियर अच्छा। रिएजेंट वाला तो बेस भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, यस सर। लेकिन डायरेक्ट मेटल के साथ जो कार्बन अटैच होती है ना, वो ऑलवेज बेस होगी। ओके सर।
और वो हमेशा हाइड्रोजन निकालेगी, तो हाइड्रोजन निकालेगी तो क्या बना दोगे आप, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सर। है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे, साइक्लोपेंटेनॉइल एनायन। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, आप ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो कि अगर ये बॉन्ड इधर खिसक जाए तो ओ पर नेगेटिव चार्ज। सर जब उसने H पॉजिटिव ले लिया उसका, तो CH4 तो अलग हो गया, फिर Li पॉजिटिव अटैक नहीं करेगा उस पर? करता रहे, बनेगा तो साल्ट ही ना बेटा, ओ, अटैक करेगा तो ओके। क्या हो जाएगा, एनाइनिक फॉर्म में रहेगा ना। बेस की प्रेजेंस है, वैसे भी देखो आप, तो एनाइन ही बनाओगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने फॉर्मेट नहीं बनाया था। यस सर, यस सर। हम्म। डन सर, हो गए सर। चलो, अब हम चल रहे थे अपना, सर कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे थे हम। कार्बोहाइड्रेट कर रहे थे, पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड पर पहुंचे थे, है ना। यस सर, उनका करा था अभी, C6H12O, ग्लूकोज का, ग्लूकोज हम्म, फ्रक्टोज। ये- ये करवा रहा था। ये करवाना था, तो करवा दिया था मैंने, ये करवा दिया था, ये जो हमने बनाया था ओसाजोन, 3 मोल यूज किए थे और 2 मोल किया था, यहाँ तक डन हो गया। अब इसके बाद क्या था, हमें करने थे पॉलीसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड्स जो है हमारे पास। देखो, देखो बेटा, जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, जैसे पॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास, पॉलीसेकेराइड से पहले डाइसेकेराइड करवाए थे कल मैंने, डाइसेकेराइड्स में तो नहीं है ना। इसमें देखो, एक सपोज आपने जैसे ग्लूकोज के बारे में कल कंफर्म किया, आपने सारा स्ट्रक्चर वगैरह ग्लूकोज का निकाला। ग्लूकोज जो थी, एल्ड शुगर थी, और 6 कार्बन थे, एल्डो हेक्सो शुगर किया आपने। अब देखो ऐसे ही क्या होता है, फ्रक्टोज भी है। फ्रक्टोज जो है वो कीटो, बस इतना सा फर्क है कि कीटो हेक्सोस शुगर। हेक्सो शुगर है, इसलिए उसकी स्ट्रक्चर में बस इतना सा फर्क है कि CH2OH होगा, सी डबल बॉन्ड होगा, बाकी बिल्कुल ग्लूकोज जैसा ही, जैसा सी, थर्ड वाला OH होता था इधर, H, फोर्थ वाले में H, OH, फिफ्थ वाले में H, OH, और सिक्स वाला अगेन CH2OH। तो यहां पर अगर इसका भी आप वो एक्वस सॉल्यूशन में लोगे, 1 2 3 4 5 6, एक्वस सॉल्यूशन में लोगे तो यहाँ एक फर्क हो जाएगा बेटा। देखो वो फर्क क्या होगा कि ये O जो है, बिकॉज अब यहाँ आपका फर्स्ट कार्बन को छोड़ के सेकेंड कार्बन पर एनोमेरिक कार्बन, तो रिंग छोटी बन जाएगी। ये ऑक्सीजन जब जाएगा फाइव तो रिंग मेंबर्ड। 5 मेंबर बन जाएगी। क्लियर। तो 5 मेंबर रिंग बनाओगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसे बनाओगे 5 मेंबर रिंग। बाकी सब वही। देखो अगर आपको यहां से लास्ट वाले के अंदर CH2OH ऊपर रखते हो हमेशा, है ना, CH2, और इधर वाले का OH, जो आपका यहाँ जो एनोमरिक कार्बन होगा ये C डबल बॉन्ड हो, और इसका OH, अगर इसका OH और CH2OH का OH सेम साइड होता है तो उसको फिर अल्फा फॉर्म बोलोगे। और अगर बाकी नहीं बना रहा, बाकी वो वैसे ही है जैसे ग्लूकोज वाला बनाया आपने, इसका CH2OH, अगर OH के अपोजिट हो जाता है तो उसको बीटा फॉर्म बोलते हो, आप स्ट्रक्चर देख के बना दोगे। तो फ्रक्टोज में भी जो है आपका ये चीज रहती है, फ्रक्टोज के अंदर भी आप अल्फा और बीटा मतलब म्यूटा रोटेशन आप शो करते हो फ्रक्टोज के अंदर। बट ये इवन कीटोन है, देखो आप, कीटो शुगर है, फिर भी ये करती है इवन कीटोन, इवन कीटो शुगर, बट एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर। इसका रीजन है कि बेसिक मीडियम में ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कुछ पार्ट इक्विलिब्रियम इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो फ्रक्टोज को भी ध्यान रखना है अपने, रिड्यूसिंग शुगर लेना है, मेरा पॉइंट ये है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को उठाया। फ्रक्टोज को भी इवन कीटो शुगर है लेकिन बेसिक मीडियम देते हैं तो कुछ फ्रक्टोज के पार्टिकल जो है एल्डो वाली शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ग्लूकोज पार्ट में कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट्स वाई ये भी जो है
आपकी रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर? क्लियर बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर। हमने कल ग्लूकोज के बारे में पढ़ा है, सेम फ्रक्टोज में वैसे ही हम, फर्क है कि वहां पर जो 6 कार्बन वाली रिंग बनती थी, या 5 वाली बनेगी, इसलिए उसको पायरेनोज रिंग बोलते थे, इसको फ्यूरेनोज रिंग बोलोगे। फ्यूरेनोज रिंग, जो ये वाली रिंग है 5 वाली, उसको आप फ्यूरेनोज रिंग बोलते सर CH2OH इसमें 2 जगह नहीं लगना चाहिए? लगेगा, मैंने बाकी बनाए नहीं ना, वो तो लगा दो आप बाकी। मैंने तो दूसरा फाइनल हुआ CH2OH कहाँ लगेगा? फर्स्ट इस वाले कार्बन पे, क्योंकि एनोमरिक कार्बन ये है ना, ये जो ओ के पास वाला है, ये वाला जो कार्बन है 2 नंबर वाला, ये 2 यहाँ है, एनोमरिक कार्बन यहाँ है, तो एक साइड ओ एच रहेगा, तो यहाँ CH2OH आ जाएगा, इधर यहाँ OH आ गया तो ऊपर CH2OH आ जाएगा। ओके सर। बाकी आप एनसीईआरटी से देख देख के ना प्रैक्टिस कर सकते हो, बना बना के देखना, उसमें सारा बना रखा है, स्टेप टू स्टेप बना रखा है उसमें। वो तो है वैसा ही, इसीलिए मैं ज्यादा फिर वो सारा रिपीट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि सेम वैसा ही है। यस सर। अब देखो, सपोज आपको डाइसैकेराइड्स लेनी, यहाँ से एक बार मेरा हिंट मिल जाएगा ना, फिर तो वहां से पढ़ लेना आप, एक एक लाइन पढ़ लेना उसकी थियोरेटिकली, सीधा सीधा क्वेश्चन दे देते हैं वो, मेन के एग्जाम में तो सीधा ही देते हैं वहां से उठा के। देखो, डाइसैकेराइड्स में हमारे पास माल्टोज, लैक्टोज एंड ग्लूकोज है, ये सुक्रोज। तो माल्टोज बना हुआ है वो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है, और अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन इसके अल्फा डी दूसरे ग्लूकोज यूनिट के C4 से अटैच है, इसलिए इसको अल्फा, ये जो लिंकेज है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे माल्टोज के 2 यूनिट हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। कल आपने ग्लूकोज का जैसे ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, ये ग्लूकोज का, ये एनोमरिक कार्बन है, यहाँ होता है एनोमरिक कार्बन। सपोज अल्फा डी ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल ये बना देता हूँ, एक मोलिक्यूल ये बना देता हूँ, बहुत ईजी है। अगर कल वाली चीज अच्छी तरह से तैयार हो गई तो फिर तो बहुत ईजी है। इसका एनोमरिक कार्बन ये रहा। अब एनोमरिक कार्बन में जो अल्फा है, तो अल्फा में क्या बताया था मैंने, अल्फा के अंदर H ऊपर, OH। OH नीचे, यस सर। यहाँ बनाया था, ऐसा बनाया था ना, जो ये बनाया था आपने इधर से अल्फा, तो H और OH, ये वाला अल्फा था, तो इसका मतलब यहाँ पर H ऊपर था और OH नीचे, और इधर वाला अल्फा जो था H ऊपर OH नीचे। और फिर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर फिर आया था आपका, देखो फोर्थ पर भी H ऊपर था OH नीचे, इधर फोर्थ पर भी H ऊपर OH नीचे। अब क्या होता है, यहाँ ये मिलके, ये जो होते हैं ये मिलके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देते हैं, क्योंकि वाटर को रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हटा दूं, तो इनकी जगह यहाँ पर O आ जाता है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में फर्स्ट यूनिट का कार्बन नंबर देखो कौन सा गया, C1, और इसका भी ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। तो केमिस्ट्री ये वाली पूछी जाएगी। इसका मतलब लिंकेज कहाँ कहाँ हुआ, पहले वाले यूनिट का कौन से वाला कार्बन, 4। 1, और दूसरे का 4th, पहले वाले का 1, दूसरे वाले 4th के साथ ईथर जैसा बॉन्ड बना रहा है। अब अगर इस यूनिट को देखो आप, तो इधर भी O कार्बन के साथ, इधर भी O, तो ये वाली फॉर्म कैसी होगी, इस वाली साइड वाली एसिटल, इसी फॉर्म को तो एसिटल बोलते हो ना आप। लेकिन जो ये वाला एनोमरिक है, इसमें देखो, इसमें एक साइड में तो O आ रहा है, लेकिन दूसरे साइड अभी भी क्या रखा हुआ है, एनोमरिक OH। कार्बन पर देखना है सिर्फ। तो ये वाली फॉर्म कौन सी होगी उसकी, हेमी एसिटल।
और जिसमें भी हेमी एसिटल फॉर्म होती है वो वापस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है, CHO में चेन ओपन हो सकती है वापस, और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड वाले टेस्ट दे सकता है। यही रीजन है कि ये आपका माल्टोज किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग शुगर। शुगर, और म्यूटा रोटेशन भी देगा। क्लियर? यस सर। तो ये आपकी जो होगी माल्टोज की स्ट्रक्चर बन जाएगी। बनाओ तो मैं दूसरा सिखाता हूँ, फिर आपको जैसा एक है वैसे ही दूसरे बनने लग जाएंगे। माल्टोज में आपने सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज याद नहीं करना बेटा, पूरा याद करना है। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों के बीच लिंकेज याद करना है, C1 C4, ये केमिस्ट्री याद करनी है आपने। ऐसे ही आप लैक्टोज बना लेना, उसमें फर्क इतना है कि इसमें बीटा डी ग्लूकोज यूनिट होती है। लैक्टोज में बीटा डी ग्लूकोज के साथ अटैच होता है, और इसमें भी वही लिंकेज, एक का C1 दूसरे C4 के साथ लिंकेज होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कौन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थे, अल्फा, इसमें कौन से वाले होंगे, क्योंकि बीटा है दोनों के, बीटा। इसको बोलोगे बीटा। ऐसे पूछा जाएगा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें प्रेजेंट है, आप ये बता दोगे। सुक्रोज में अल्फा डी, एक मिनट, लैक्टोज में पहले वाला यूनिट जो है बीटा डी ग्लूकोज नहीं, बीटा डी ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज लेना, पहले वाला ग्लैक्टोज, C1 ग्लैक्टोज का, और ये ग्लूकोज GLU दूसरे वाला ग्लूकोज यूनिट है। तो एक ग्लैक्टोज है, दूसरा ग्लूकोज है। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज अल्फा अल्फा वाले, ग्लैक्टोज में ये लैक्टोज में जो मिल्क शुगर होती है, ये मिल्क शुगर है। और माल्टोज जो माल्टा में होती है, माल्ट शुगर, संतरे वगैरह के अंदर माल्टा बोलते हैं उसको, माल्ट शुगर। सुक्रोज जो होती है केन शुगर है, गन्ने के अंदर जो होती है। इसमें क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है इसमें फिर फ्रक्टोज आ जाता है। और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में लिंक जो होता है, अल्फा का C1 और बीटा का C2, यहां पर C1 C2 लिंकेज होगा। तो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब अल्फा डी ग्लूकोज बनाओगे तो वो तो आपकी पायरेनोज फॉर्म है 6 वाली, तो सिर्फ अल्फा वाला फॉर्म बना रहा हूं। तो अल्फा में H ऊपर होता है और OH नीचे होता है, ये एनोमरिक कार्बन है, फर्स्ट वाला कार्बन है, और अल्फा बना दिया। और बीटा डी फ्रक्टोज बनाऊंगा वो मेरी फ्यूरेनोज फॉर्म है, अभी बनाया जैसे। इसमें OH ऊपर आ जाएगा, नीचे CH2 OH आ जाएगा। इसका ये कार्बन नंबर 2 है लेकिन एनोमरिक है। तो यहां देखो, ये जब H निकल जाएगा तो O तो 2 के बीच में O आ गया, बचा क्या इसका मतलब, इन दोनों के बीच में O। अब देख रहे हो, ये वाला ऊपर वाला ग्लूकोज का एनोमरिक फॉर्म, ये भी कौन सी फॉर्म है, हेमी एसिटल या एसिटल? सर ऊपर वाला तो हेमी एसिटल है। नहीं है बेटा, हेमी एसिटल कहाँ हुआ, जब OH निकल के वाटर चला गया, OH निकल गया, यस सर, एसिटल। इसको कंसिडर करोगे ना। और फ्रक्टोज का जो है ये वाला भी देखो, हेमी एसिटल है या एसिटल है?
सर एसिटल है क्योंकि इसमें भी नहीं है वो एच। दोनों ओ आ रहे हैं, तो ये भी एसिटल फॉर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, ये भी एसिटल फॉर्म। दैट्स वाई सुक्रोज जो है वो हेमी एसिटल फॉर्म रख ही नहीं रहा, तो सुक्रोज कभी भी क्या नहीं होगा, रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा, इसलिए ये कौन सी शुगर कंसिडर होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग। मतलब केमिस्ट्री अपने आप शो कर देगी, आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर अगर पढ़ गए, आपको स्ट्रक्चर समझ आ गई इनकी, तो आप यू कैन इटसेल्फ डिसाइड कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और म्यूटा रोटेशन भी नहीं होगा, नो म्यूटा रोटेशन। अभी तक जितनी आपने मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड पढ़ी, उसमें फर्स्ट आ रहा है जो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और वो कौन सा है, वो सुक्रोज है। उसका रीजन पूछेगा क्या रीजन है, तो उसके अंदर कोई भी देखो, दोनों ही मोलिक्यूल का एनोमरिक कार्बन जो है वो ग्लाइकोसिडिक में फंस गया, C1C2 में फंस गया, क्योंकि ग्लूकोज का तो कार्बन नंबर 1 एनोमरिक होता है, लेकिन फ्रक्टोज का तो कार्बन नंबर 2 होता है एनोमरिक, दोनों का C1C2 दोनों ही फंस गए ओ के साथ, तो इसलिए अब यहाँ हेमी एसिटल फॉर्म नहीं है, तो एसिटल फॉर्म ही रहेगी। एसिटल फॉर्म रहेगी तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर और म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। चलो आगे हटा दूं ये। एक सेकंड। केमिस्ट्री वही याद करनी है, देखो किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है इधर उधर, लेकिन जो याद करना होता है वो मिस हो जाता है, तो जितना मैंने ये लिखाया है ना, ये मिस नहीं करना इसमें कुछ, और जितना चाहे कर लेना एनसीईआरटी से, लेकिन ये मिस मत करना। मतलब माल्टोज को ग्लूकोज ग्लूकोज मत याद करना, मैंने क्या बताया, क्या याद करना माल्टोज में, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। हाँ, और पहले का C1 दूसरे के C4 के साथ लिंकेज बनाएगा ग्लाइकोसिडिक। सुक्रोज में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, उसको आप अल्फा C1 के रेफरेंस में अल्फा बोल सकते हो, और बी के रेफरेंस में बीटा बोल सकते हो। क्लियर बेटा? चलो आगे। यस सर। अब आते हैं आपके लास्ट में पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स दो है हमारे, जैसे सेलुलोज और एक स्टार्च। अगर आप देखो, जो स्टार्च है, पहले स्टार्च, स्टार्च आपने देखा होगा, इसके अंदर राइस के अंदर होता है, पोटैटो के अंदर होता है, तो ये पॉलीसेकेराइड्स है। और स्टार्च जो होता है वो सिर्फ इसके जो यूनिट है, जो मोनोमर है, वो सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज से अटैच रहता है, वही लिंकेज जो आप ऊपर पढ़ के आए, सर C1। वैसे ही लिखवा दो जैसे इन दोनों का लिखवाया था। ये लिखा हुआ है, ये सारा पॉइंट मैं नीचे दे रहा हूँ। सर ऐसे लिखा हुआ ना सर, नोट डाउन करने में रह जाते हैं फिर। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज लिखवाने में मुझे जो काम जितना कराना चाहता हूँ फिर उतना नहीं हो पाएगा ना। मैंने जैसे बोला कि एनसीईआरटी तो पढ़ ही लेना इसमें, ये तो सिर्फ हिंट ओके। दे रहा हूँ, मैं तो तुम्हें ओके हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे पढ़ लेना आप लोग ना। तो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज है, तो इसमें भी क्या है, स्टार्च के अंदर सारे यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज है, और आपस में किस लिंक के साथ अटैच है, C1 और C4 जो अभी किया। कुछ कुछ जगह ब्रांचिंग है, तो और ब्रांच जो है, फिर अल्फा डी ग्लूकोज, फिर ऐसे ब्रांच चलेगी, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ये जो होगा आपका, ये फिर आपकी C1 और नीचे वाले का C6 उस बॉन्ड के साथ अटैच है, C1 और C6। तो इसमें क्या होगा, देखो पॉलीसेकेराइड्स में वही चीज जो अभी बताई मैंने, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है इसकी, ये अल्फा डी ग्लूकोज, आपके यूनिट जितने भी है अल्फा डी ग्लूको, पायरेनोज रिंग है तो पायरेनोज है। ये जो होता है व्हाइट कलर का पाउडर होता है, अगर आप स्टार्च कभी देखोगे तो एमॉर्फस पाउडर है, एमॉर्फस पाउडर है, सोल्यूबल है वाटर में। और अगर इसका एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो आयोडीन के साथ ब्लू कलर का हो जाता है, आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू कलर, बिकॉज इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है ब्लू कलर। जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं, चाहे स्टार्च हो सेलुलोज, वो हमेशा नॉन रिड्यूसिंग होंगे, नॉन रिड्यूसिंग आएगा, म्यूटा रोटेशन नहीं होगा इसके अंदर, ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं होगा। वो चीज तो वैसे ही समझ आ रही होगी, पिछली बात समझ आ गई, जो नॉन रिड्यूसिंग है तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टी अपने आप ही आ गई। एक्चुअल में स्टार्च जो है वो एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, वो दो कंपोनेंट है, जैसे एक जो लीनियर वाला, ये ऐसे देख रहे हो लीनियर, और एक ब्रांचिंग वाला।
तो अगर जो लीनियर पार्ट होता है वो इसका वाटर सोल्यूबल होता है, उसको एमाइलोज बोलते हैं, एमाइलोज। और जो इनसोल्यूबल होता है, वाटर इनसोल्यूबल पार्ट होता है, वो उसको हम एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। सिंपल सी बात, अगर अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते चले जाएं और एक चेन बन जाए, तो वो अपनी C1 C4 के थ्रू जुड़ते चले जाएंगे। इसको आप स्टार्च बोलो। कहीं कहीं ब्रांचिंग होंगी, ब्रांचिंग जो होंगी, जो नीचे वाली ब्रांच है वो C1 अपनी ब्रांच के अंदर तो C4 के साथ अटैच होती है, नीचे वाली ब्रांच के साथ C6 के साथ अटैच होगी। तो इसमें जो लिंकेज होंगे स्टार्च के, तो जो इसका लीनियर पार्ट होगा, जो एमाइलोज है वो लीनियर पार्ट, लीनियर पार्ट जो है वो आपका वाटर सोल्यूबल है। लेकिन जो नॉन लीनियर पार्ट, ब्रांच्ड पार्ट है, एमाइलोपेक्टिन बोल रहे हो ब्रांच पार्ट को, ब्रांच पार्ट एमाइलोपेक्टिन है, ज्यादा परसेंटेज 80 से 50% जो है ये है, तो ये वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल, ये आपका इनसोल्यूबल हो जाता है। ब्रांचिंग कौन कौन सी है जो आपकी, अगर ऊपर और नीचे कर रहे हो तो पहले वाली तो 1 और 4, जैसे अभी मैंने बताया 1 और 4 ब्रांचिंग। ऊपर से नीचे देखना है तो 1 और 6, 1 और 6 लिंकेज होंगे। तो ये आपका स्टार्च का मोलिक्यूल हो जाएगा, स्टार्च। अल्फा डी ग्लूकोज आपस में यूनिट अटैच होते चले जाएंगे। कोई पॉइंट इसमें जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, कि आपसे स्टार्च की स्ट्रक्चर पूछी जाएगी तो क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है ये, लेकिन लीनियर के साथ साथ बीच में ब्रांचेस भी मिलती हैं। ब्रांचेस पार्ट को एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं, वो वाटर इनसोल्यूबल है। लीनियर वाला पार्ट जो है वो वाटर सोल्यूबल है। किसी भी एक लाइन में जो एक चेन बनेगी उसके अंदर लिंकेज C1 C2 है, C1 C4 है जो पहला जैसे हुआ था, और ऊपर से नीचे वाला C1 C6 है। क्लियर है? चलो आगे। सर ये अमाइलोपेप्टिन है। पैक्टिन, पैक्टिन PS जो प्रोटीन में होता है ना, PECTIN करना, अमाइलोपेक्टिन। कितना परसेंट सर? ये वेरी करता है, 80 से 50% ये पार्ट होगा, 10 से 20% ऊपर वाला, 80 से 90% ये वाला पार्ट, ऊपर वाला 10 से 20%। वाटर इनसोल्यूबल, एक सेकेंड। सर दोनों में होती है इसमें 1,4 और 1,6 लिंकेज? जो लाइन, जो एक चेन बनेगी, जो लीनियर पार्ट होगा उसमें, तो अभी आपने देखा नहीं था माल्टोज में आपस में किस बॉन्डिंग से जुड़ते जाएंगे, ग्लाइकोसिडिक से, 1,4 से। नीचे वाली ब्रांच भी 1,4 से, लेकिन दो ब्रांच के बीच में, ये बताया ना, जैसे दो ब्रांच के बीच में एक लीनियर चेन ये जा रही है, एक लीनियर चेन ये जा रही है, इन दोनों को अटैच करने वाली ये जो है, ये कौन सी लिंकेज होगी, ऊपर वाले का C1 नीचे वाले C6 से अटैच करेगा। ऐसे सपोज मैं बोलता हूं कि आपको बनाना है, अभी मैंने जो बोला वो बनाना है, आपको स्टार्च बनाना है, तो आपको पता है कि ये पॉलीमर किसका है, आपको बस इतना माल्टोज। पता है, पॉलीमर माल्टोज का नहीं, अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का मोनोमर, मोनोमर इसका अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट कैसा होता है, ऐसे यूनिट बना लो ना बहुत सारे, ये चेन जुड़ जाएगी ऐसे। अब जब चेन जुड़ गई तो यहाँ से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहाँ का यहाँ के साथ ग्लाइकोलिन की लिंकेज। सपोज इसका ये 1 नंबर कार्बन लेंगे तो ये तो 4 नंबर हो जाएगा ना, फिर इसका ये 1 और ये 4 नंबर, ये वाली लिंकेज कौन सी जा रही है, आपस में अटैच हो रही है, C1 C4।
C14। अब सपोज ये चेन यहाँ रुक गई, यहाँ से ब्रांच बना रही है, तो यहाँ से ब्रांच जब बना रही है तो अब इधर वाली जो ब्रांच बनेगी, अब इधर भी कोई ब्रांच होगी, ठीक है, ब्रांच आगे चलती जाएगी ऐसे, आगे ब्रांच इधर है। अब यहाँ इसके साथ अटैच कैसे होगी, यहाँ से O बनाएंगे, इधर CH2O। अब ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, 1, लेकिन ये तो 1 ये था, 2 3 4 5, ये कार्बन कौन सा हो गया, 6। तो जो ब्रांच बनती है तो कौन सा लिंकेज होता है, 1 6, पर आपस में चेन चलती है तो कौन सा लिंकेज चलता जाता है, 1 4। 1 4। ये चीज बताना चाहता हूँ, स्ट्रक्चर ऐसे होगा ये। डन सर। और स्टार्च के साथ एक होता है बेटा आपका सेलुलोज। सेलुलोज और स्टार्च में इतना सा फर्क है कि जो आपका सेलुलोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, लेकिन जो आपका ये स्टार्च है वो अल्फा डी ग्लूकोज का है, लेकिन जो सेलुलोज है आपका वो आपका होगा सेम वही चीज जैसा आपने अभी पढ़ा, ये भी पॉलीसेकेराइड्स, ये भी पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। जो आप सेलुलोज क्या है, जैसे आपका सेलुलोज तो पॉलीसेकेराइड्स, कलरलेस, ये जैसे आप कोई लकड़ी देखते हो, कागज देखते हो, घास देखते हो, ये सब जो है सेलुलोज है। तो ये इनसोल्यूबल है, पहली चीज तो ये इनसोल्यूबल इन वाटर। इसका रीजन ये है कि इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं है, ये इनसोल्यूबल है इन वाटर। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये जो है आपका, इसमें इसके यूनिट्स जो है मोनोमर है, वो अल्फा डी ग्लूकोज नहीं है, वो बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। लिंक वही है और ये लीनियर है, ये लीनियर होगा। और इसमें जो लिंक है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो वही C1C4 है, क्योंकि ब्रांच तो है नहीं, इसलिए सिर्फ C1C4 रहेगा। और वो चीज आगे की ये भाई, ये अगर पॉलीसेकेराइड्स है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। नंबर 2, म्यूटा रोटेशन नहीं होगा, नो म्यूटा रोटेशन। थर्ड, नो ओसाजोन फॉर्मेशन। सारे प्रॉपर्टी वैसी, तो एक पढ़ लोगे तो उससे रिलेट ही करना है बस आपको। और जब यूनिट बनाओगे आप तो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट बनाना है आपने, तो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट में फर्क इतना होता है कि आप ऐसे बनाते हो तो ओ एच ऊपर की साइड आ जाता है बस, चलता जाएगा। ओ एच ऊपर, पर इधर जो 4 वाला होगा वो एच नीचे होगा, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ बनेंगे ऐसे, ये यहाँ ऑक्सीजन है। सर अब ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों जगह से वाटर रिमूव कर दें? दोनों जगह से वाटर रिमूव मतलब नीचे एच है, ऊपर एच है, एच ओ एच आप, एच ओ एच। आप ये कह रहे हो कि इसका और इसका वाला नहीं। ये, हाँ जी सर, इन दोनों की पैरेलली रिमूव कर दें एच और ओ एच के साथ। तो हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है ना, क्योंकि ये बीटा है ये वाला, अच्छा अच्छा, ग्लाइकोसिडिक, ओके सर। हमें तो एनोमर वाला कार्बन वाला ओ एच लेना है। और ओके सर। ये आपके कार्बन नंबर 1 का होगा, ये 4 वाले का लेना है, तो 4 वाले में तो इधर एच आएगा ना, इसका भी ओके इधर सर। एच आएगा, तो एच और एच तो निकल नहीं पाएगा, ओ एच ही निकलेगा ही। तो ये एक लीनियर चेन बन जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेलुलोज। वो ग्लूकोज होता है, ये सेलुलोज होता है। इस हमारी बॉडी के अंदर घास खाने से कभी एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे एंजाइम नहीं है जो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक कर सके। हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज लिंकेज को तोड़ सकते हैं, बीटा वाले को नहीं।
इसलिए हम राइस से तो एनर्जी ले लेते हैं, लेकिन हम ग्रास से एनर्जी नहीं लेते। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक करने वाले एंजाइम भी होते हैं, जैसे गाय है। गाय देखो, कागज भी, अखबार भी खा जाती है गाय, क्योंकि वो उसके मोलिक्यूल को ब्रेक कर सकते हैं उसके अंदर एंजाइम। या एक आपने देखा होगा, टर्माइट होती है, टर्माइट। टर्माइट क्या करती है, दीमक जो होती है लकड़ी खा जाती है, क्योंकि लकड़ी के अंदर यही चीज है, बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। हम लकड़ी खाएंगे, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, लकड़ी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी हमारी बॉडी में। लेकिन दीमक जो है, जो टर्माइट है, उसमें ऐसे एंजाइम है जो बीटा डी ग्लूकोज को ब्रेक कर दें, तो वहां से वो एनर्जी ले सकते हैं इसकी। क्लियर? ये सर बना रहे हैं। हो गया सर। ये बेटा आपके कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन और ये आपके पॉलीमर रहते हैं। एक आपके जो है डीएनए आरएनए भी है एक। तो इनमें कुछ जो पॉइंट दे रहा हूँ, ये कुछ आप इंपॉर्टेंट ध्यान कर लेना। जैसे नाम याद कर लेना, ज्यादा आपने नहीं करना, ज्यादा मेडिकल वालों से ये चीजें पूछी जाती है, आपसे स्ट्रक्चर पूछी जाएगी जो हमने डिस्कस की है। एक जैसे होता है मोलिस टेस्ट, मोलिश नाम याद रख लेना, मोलिश टेस्ट। ये कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया जाता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, ऑल कार्बोहाइड्रेट, चाहे मोनोसेकेराइड्स हैं, डाइसेकेराइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, शुड गिव ए पॉजिटिव रिएक्शन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड जो है प्रोटीन्स होती हैं जो आल्सो गिव ए पॉजिटिव रिएक्शन। न्यूक्लियाई एसिड भी ये टेस्ट देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी देते हैं, गिव ए पॉजिटिव रिएक्शन। कार्बोहाइड्रेट, ये मोलिस टेस्ट। मोलिस टेस्ट जो है आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए मोलिस टेस्ट यूज करते हैं। नाम याद रखना है कौन सा किसके लिए है। और न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए वाली न्यूक्लिक एसिड है, दो टाइप के होते हैं हमारे, एक आरएनए होता है, एक हमारा डीएनए होता है। तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्वेश्चन आएगा तो बना के पूछेगा वैसे वो क्वेश्चन हिसाब से, तो आप उसमें थोड़ा मैं आइडिया आपको बता देता हूँ। न्यूक्लियक जो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, मतलब जो हमारी सेल है, न्यूक्लियस है, ये बायोलॉजी वालों के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं, बट फिर भी हम एक आइडिया ले लेते हैं। एनसीईआरटी से इनकी रीडिंग लगा जरूर लेना आप, रीडिंग लगा लेना, इजी सा है। स्ट्रक्चर डिफिकल्ट है, लेकिन स्ट्रक्चर पर जनरली पूछता नहीं है आपके क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से आते हैं या स्ट्रक्चर बना के देगा। तो देखो, एक न्यूक्लियक एसिड जो होता है, न्यूक्लियक एसिड, क्योंकि ये तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं बच्चे, इसलिए काफी डिटेल आ जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर होती है, शुगर, एक होती है राइबोज और एक होती है डीऑक्सी राइबोज। एक होता है राइबोज, शुगर पूछे तो राइबोज, एक में ऑक्सीजन निकली होती है राइबोज में से, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। ये शुगर है। अगर किसी शुगर के साथ बेस अटैच हो जाता है, शुगर के साथ कोई बेस अटैच हो जाता है तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। किसी शुगर के साथ बेस आ जाए, ये नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं तो इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस बेस, न्यूक्लियोसाइड। अगर आप इसके साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट भी आ जाता है तो इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये वाला है न्यूक्लियोसाइड। फिर आपका अगर शुगर भी आ जाए, बेस भी आ जाए, तो यहां से लाइफ स्टार्ट होती है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कि कोई लाइफ बनती है। शुगर प्लस बेस प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। अगर इनऑर्गेनिक फास्फेट आ जाए तो इन तीनों को मिला करके उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड।
शुगर, शुगर में बेस मिला दो तो न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में इनऑर्गेनिक फास्फेट मिला दो तो न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं बहुत सारे अटैच होकर के, ये है आपके न्यूक्लिक एसिड, जो सेल होता है उसमें आरएनए और डीएनए बनाते हैं, जो डिफरेंट टाइप का होता है। फिर आरएनए होता है और एक डीएनए होता है। जो डीएनए होता है ये हमारा हर किसी का फिंगरप्रिंट है। मतलब पहचान किसी की भी करनी है तो ये किसी का सेम नहीं हो सकता डीएनए। ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का पॉलीमर ही होता है। तो डीएनए हर किसी का अलग होता है। डीएनए जो है वो फिंगरप्रिंट है, जिससे किसी का भी रिकॉग्निशन, जैसे किसी का पेरेंट्स से बच्चा अलग हो जाए तो पेरेंट्स से भी बिल्कुल तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता जुलता सा डीएनए हुआ उनका, तो उससे आइडिया हो जाता है कि भाई ये बच्चा जो है इस पेरेंट्स का है। इसलिए हम डीएनए को केमिकल बेस ऑफ लाइफ बोलते हैं। दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है, एक आरएनए और एक डीएनए। इसका मतलब ये भी तो पॉलीमर हुए ना बेटा। आरएनए और डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है किसके पॉलीमर हुए? न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है डीएनए और आरएनए, जिसमें से डीएनए को हम केमिकल बेस ऑफ लाइफ बोलते हैं। किसी भी लाइफ का केमिकल बेस जो होता है वो डीएनए होता है, फिंगरप्रिंट होता है, केमिकल बेस ऑफ लाइफ। तो मोलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज करते हो, और डीएनए और आरएनए दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, बनते किस तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से हैं, उनसे उनका एक मोनोमर बनता है न्यूक्लियोटाइड, वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं, उससे हमारा डीएनए बनता सर ऊपर करना एक बार। है। सर मोलिस टेस्ट में रिएजेंट क्या लिखा हुआ है? रिक्वायरमेंट नहीं है, लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। इसमें मेथेनॉल है, डिजोल्ड इन एथेनॉल इन ए टेस्ट ट्यूब। मोलिश रिएजेंट, नाम ही उसका मोलिश है, रिएजेंट का नाम मोलिश ही है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अल्फा नेफ्थोल बोलते हैं इसको, अल्फा नेफ्थोल। मोलिश रिएजेंट में अल्फा नेफ्थो के साथ एथेनॉल होता है। मोलिश रिएजेंट।
कर लिया बेटा? वेट सर न्यूक्लियोटाइड पर है। सर इन दोनों में से आरएनए और डीएनए, अच्छा ठीक है सर। आरएनए में राइबोज शुगर होगी, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होगी, डी वाली। आरएनए में नाइट्रोजनस बेस में एक में फर्क होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। दोनों में फर्क क्या है? एक तो राइबोज शुगर का फर्क है। अगर यहाँ आरएनए में जो होती है वो राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर। लेकिन डीएनए में कौन सी होगी न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी 9th क्लास का, पता नहीं 10th क्लास का, मुझे अभी भी याद आ रहा है, वहां होता था, डिफरेंस करते थे। डीएक्सर होता था। तो राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। दूसरी बात क्या है यहाँ पर, जो आपका आरएनए है इसमें जो बेस होते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन वाले बेस, नाइट्रोजनस बेस होते हैं एडिनिन, गुएनिन, यूरेसिल, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यहाँ पर जो होते हैं इस वाले के अंदर एक फर्क होता है, एडेनिन इसमें भी होता है, ए मतलब एडेनिन, जी मतलब गुएनिन, गुएनिन भी होता है इसमें। यूरेसिल की जगह एडेनिन, गुएनिन, थाइमिन एंड एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन होता है इसमें। यूरेसिल की जगह साइटोसिन और थाइमिन, ये फर्क होता है इसमें। इसमें यूरेसिल होता है यू वाला और इसमें साइटोसिन होता है। डीएनए होता कैसे है? डीएनए क्या है? इन सबका सीक्वेंस है, ये अमीनो एसिड अटैच होते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड में। और हमेशा याद रखना, जी सी के साथ अटैच होगा और ए टी के साथ अटैच होगा डीएनए में। और जी सी ऐसे याद रखना, गब्बर सिंह, मजबूत बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा जी और सी के बीच, ए और टी के बीच डबल बॉन्ड होगा। सीक्वेंस हमेशा ऐसा आएगा। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया जाए आपको कि मैं ऐसे लिख दूं कि भाई ये कोड दे दिया मैंने, ए जी सी टी, ए जी सी, आपको इनके कम वो बताने हैं, इसका अपोजिट बताना है आपको कि भी क्या सीक्वेंस निकलेगा इस जीन का। तो देखो एडेनिन के सामने क्या आएगा, एडेनिन के सामने थाइमिन तो टी, गुएनिन के सामने साइटोसिन सी, सी के सामने वापस जी, ये आंसर दे दोगे, टी के सामने ए,
ए के सामने अगेन टी, जी के सामने सी, तो सी के सामने जी, इसका आंसर ये आ जाएगा। ऐसे हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं, जीन होते हैं बॉडी के अंदर, वो कॉम्बिनेशन अगर जिसका मिलता जुलता होता है तो इसका मतलब वो सेम पेरेंटल से, सेम पेरेंट्स से, बिल्कुल एक जैसा तो हो ही नहीं सकता किसी का ये कॉम्बिनेशन, इसीलिए हम इसको फिंगरप्रिंट बोलते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस में एक में फर्क है डीएनए और आरएनए में, और दूसरी बात जो ये जेनेटिक कोड बनता है किसी का भी, डीएनए जो सेल बनता है, जो जेनेटिकल सेल है, उसमें ये जो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो फिक्स है। जी सी, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा, ए टी के साथ होगा, फिर टी होगा तो फिर ए के साथ होगा, सी होगा तो फिर जी के साथ होगा। जैसे ए टी, तो उसको याद रख लो, मैंने तो मुझे अब तक याद है, जब मैं आपकी तरह क्लास में पढ़ता था 9th क्लास में, तभी से याद है मुझे, मैंने ऐसे याद किया था, जी के साथ सी ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, गब्बर सिंह, तो मजबूत बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डबल सिंह, तो गब्बर सिंह से जी और सी भी याद हो गया था मुझे, जी सी, गब्बर सिंह और ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी रह गया ए टी, तो वो आपस में अटैच हो जाएगा। कर लिया तो बेटा चलो आगे में। यस सर। देखो, एक तरह से क्या है कि ये पार्ट जो बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर जो छोटे छोटे पार्ट है, पॉलीमराइजेशन हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये नेचुरल पॉलीमर था। जैसे आपने देखा स्टार्च, सेलुलोज, ये भी क्या थे, पॉलीमर ही थे ना। अभी डीएनए पढ़ा, ये भी तो क्या है, न्यूक्लियोटाइडों का पॉलीमर ही है। और फिर हम क्या करते हैं, पॉलीमर को अलग से भी पढ़ लेते हैं। पॉलीमर चैप्टर अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर ली तो 15 मिनट का भी चैप्टर नहीं है, सिर्फ आपको यूनिट याद करने हैं, स्ट्रक्चर याद करने हैं। पॉलीमर में बहुत सारे मोनोमर अटैच होते हैं, तो पॉलीमर में आप दो कैटेगरी याद कर लो। एक आप क्या कर लो, जैसे एडिशनल पॉलीमर, और एक कंडेंसेशनल। एडिशनल मतलब ऐड होना, ऐड वाली रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किसकी थी, जो एल्कीन की, तो या इसमें क्या आएंगे, पोलीइन आएंगी, पोलीइन। इन मतलब डबल बॉन्ड, बहुत सारे आपने यूनिट के डबल बॉन्ड जोड़ने, कैसे, जैसे सी डबल बॉन्ड सी है सपोज आपके पास, इसमें एक सी डबल बॉन्ड सी जोड़ दिया आपने दूसरा, तो आपको रिएक्शन साइट जो रखना है, डबल बॉन्ड रखना है, तो उसमें इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, पी वाली को, पाई बॉन्ड को, इसका इलेक्ट्रॉन इधर और इसका इलेक्ट्रॉन इधर, तो मिलके क्या बना देगा, देखो ये सी, ये भी सिंगल बॉन्ड सी हो जाएगा, दूसरा यूनिट भी आता जाएगा, और ऐसे बहुत सारे यूनिट आपस में अटैच हो जाएंगे। तो ये होते हैं पोली, मतलब बहुत सारे, इन मतलब डबल बॉन्ड अटैच होते हैं। कंडेंसेशनल में चीजें अटैच होंगी लेकिन कोई चीज निकलेगी, मतलब बेसिक केमिस्ट्री वही है जो आप पढ़ के आए हो, बाकी रीडिंग लगाने वाली बात होती है सिर्फ। कंडेंसेशनल में, कंडेंसेश मतलब कुछ निकलना होता है, कुछ निकलना होता है तो कोई ऐड होगा, कोई चीज निकलेगी, तो जैसे आप इसमें दो कैटेगरी रखते हो, एक आप कहते हो पोली एस्टर, कहते हो ना पोलिस्टर का कपड़ा है, लेकिन इसकी केमिस्ट्री तो देखो, पोली, साथ में क्या लिख रहे हो आप, एस्टर। जैसे पोली अमाइड, दूसरी कैटेगरी देखो, पोली अमाइड। अब आपको पता होना चाहिए, इतनी केमिस्ट्री तो सारा, जब आप एंड पे पहुंच चुके हो, इतना तो पता ही है ना, एस्टर कौन बनाते हैं, एस्टर कौन बनाएंगे बेटा, एस्टर किससे बनता है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, एस्टर किससे बनाते हो, जो एस्टर बनता है वो एसिड और अल्कोहल से बनता है। जब कोई एसिडिक ग्रुप किसी अल्कोहल ग्रुप से रिएक्ट करता है तो वहां से एस्टर बनता है, और एस्टर बनते टाइम एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन की है, ओ एच आपका इसका निकलता है और एच का इसका निकलता है। तो इसका मतलब जब कभी भी रिएक्शन एसिडिक और एल्कोहलिक मोनोमर से बनेंगी, जब दो अलग अलग मोनोमर होते हैं तो उसको कोपोलीमर भी बोलते हैं, कोपोलीमर। एक जैसे जब यूनिट होते हैं, जैसे ये और ये वाला एक जैसे हैं, तो उसको होमोपोलीमर भी बोलते हैं, होमो मतलब सेम। तो सी ओ एच ओ एच से अटैच होगा, बहुत सारे एस्टर ग्रुप बनेंगे, तो उसको आप बोलोगे पोलिस्टर है, पोलिएस्टर फैमिली, एक्चुअली फैमिली होती है पोलिस्टर। पोलीअमाइड, अमाइड का बनता है उसका मोनोमर,
जब आप एल्कोहल की जगह एसिड के साथ एमीन ले लेते हो, मतलब जिसने केमिस्ट्री पढ़ ली ऑर्गेनिक जिसको आ गई उसको तो ये चैप्टर पढ़ते ही सारा समझ आ जाएगा। CONH हो गया, एमाइड ग्रुप बन गया, उसको पता है मुझे पोलीएमाइड है तो एमाइड कौन बनाता है मुझे पता है कि एसिड और एमीन एमाइड बनाते हैं, तो ये एमाइड हो गया, बहुत सारे बन गए तो पोलीएमाइड कैटेगरी में। इसी के अंदर उसने सिलेक्ट करना होता है। कुल मिलाकर के आपको डबल बॉन्ड वाले यूनिट जोड़ने हैं तो वो एडिशनल वाले हो जाते हैं, और आपको एस्टर ग्रुप वाले बनाने हैं या एमाइड ग्रुप वाले बनाने होते हैं तो वो आपके जो होते हैं पोलिस्टर या पोलीएमाइड, मतलब कंडेंसेशनल पॉलीमर हो जाते हैं। इतनी सी आउटलाइन है ये, इसमें आप एग्जाम्पल जितने मर्जी भरते जाओ और देखते जाओ किस किस तरीके के प्रोडक्ट आपके बनते जाएंगे पॉलीमर में। देखते जाओ बेटा, बताते जाओ, डन होता जाए तो बताते जाओ। तो पेन धड़ाधड़ इसमें चलना चाहिए, इसमें है क्या। जैसे केमिस्ट्री आती है, जिसने केमिस्ट्री सीख ली, अब जिसने सीखनी होगी वो तो सीख ही ली, अब यहाँ तक जिसने नहीं सीखी है उसको फिर ये भी कुछ मुश्किल लगेगा, अरे ये क्या चीज आ गई, ये क्या चीज, उसको केमिस्ट्री नहीं सीखी तो फिर उसका कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी फिर, तो हर चीज रटेगा। डन सर। इसके आपको कुछ पार्टिकुलर एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। जैसे आपका, वो आपको कहेगा, एग्जाम्पल पोलीन वाले ले लेते हैं पहले, एग्जाम्पल ऑफ पोलीइन। जैसे आपने पोलीथीन वर्ड सुना होगा बेटा, पोलीथीन, पोलीथीन। तो मोनोमर देखो क्या है इसका पोलीथीन का, इथीन ही तो है। जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बहुत सारे मोलिक्यूल अटैच होते हैं तो CH2 की चेन बनती है पूरी, उसको हम पोलीथीन बोल देते हैं, इसीलिए इसको पोलीथीन बोलते हैं, पोलीथीन। अब क्या था इस रिएक्शन के अंदर, कुछ भी नहीं है, नथिंग, जिसको सिंपल केमिस्ट्री आती है। जैसे PYC पाइप देखते हो आप, PYC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का होता है ये। पोलीविनाइल क्लोराइड, पोलीविनाइल क्लोराइड तो मोनोमर क्या हो गया इसका, विनाइल विनाइल क्लोराइड। क्लोराइड। अब जिसको बेटा विनाइल क्लोराइड का फार्मूला आता है उसको पता है कि CH2CHCl, ये विनाइल क्लोराइड का फार्मूला यस सर, डबल है। बॉन्ड के अल्फा वाला। हाँ, डबल बॉन्ड पे ये Cl वाला, तो वो क्या करेगा, ऐसे बहुत सारे मोलिक्यूल ऐसे करके अटैच कर देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, इनकी रिएक्शन देनी है ना, Cl बाहर हटा देगा, और क्या करेगा कि ऐसे बहुत सारे अटैच कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे अटैच कर देंगे तो CH2CH Cl बन गया, ऐसे बहुत सारे ग्रुप अटैच हो गए तो ये PVC बन गया, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन आजकल जैसे आप देखते हो कि ये मजबूत सा प्लास्टिक जैसा कुछ आता है जिस पर जो पहले आयरन वगैरह के तवे बनाए जाते थे, रोटी बनाई जाती थी या चीजें रखने के लिए, आप देखते हो ब्लैक सा स्मूथ सा होता है, उसको हम टेफ्लॉन बोलते हैं। तो नॉन स्टिक टेफ, कोटिंग होती है ये। हाँ नॉन स्टिकी जो होता है मटेरियल, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 होता है इसका मोनोमर, CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो ऐसे बहुत सारे अटैच हो जाएंगे, बीच वाला बॉन्ड तोड़ दो बेटा, बन गया CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। इसको हम क्या बोल देते हैं, ये देखो टेट्राफ्लोरोइथीन है, टेट्राफ्लोरोइथीन, तो ये जो हो जाता है PTFE हो जाता है, PTFE, पोली टेट्राफ्लोरोइथीन, CF2CF। आपने डबल बॉन्ड हटाना है उसको जोड़ देना, बनाते जाओ बेटा, जल्दी जल्दी जितना करोगे उतने एग्जाम्पल ज्यादा दे दूंगा, उतना जल्दी बनाते जाओगे। बना या लिया सर सारे। अगर आपका टेफ्लॉन की बजाय आप देखो डबल बॉन्ड वाला आ जाए, इन वाला ही है, जैसे आपके पास आ जाए रबड़ की एग्जांपल देख लो, कुछ रबड़ की, इसमें देखो रबड़ में एक नेचुरल रबड़ होता है, नेचुरल रबड़ का जो मोनोमर है वो है आइसोप्रीन,
आइसोप्रीन। और पॉलीमर जो है वो तो नेचुरल रबड़ है, वो हो जाता है पोली आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, पोली आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन का जो फार्मूला है वो आपको याद करना है। जैसे CH2 आइसो तो बनाना आता है ना, तो CH2 CH3 ऐसा, ये आइसो हो गया, आइसोप्रीन हो गया। इसका पोली बनाना है तो क्या करोगे आप, CH2 जहां डबल बॉन्ड है सिंगल कर दो, CH3 दोनों साइड में कर दो, ये बन गया पोली आइसोप्रीन। बस आपको याद क्या रखना था, इसकी स्ट्रक्चर आइसोप्रीन की। आजकल इसी रबड़ में थोड़ा चेंजेस करके बना गया है, जो इसको हम आर्टिफिशियल रबड़ बोलते हैं। ये तो रबड़ बहुत होते हैं, जनरल आर्टिफिशियल रबड़। आइसोप्रीन की जगह उसका मोनोमर जो यूज किया है वो है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन मतलब एक Cl इंट्रोड्यूस कर दो आप, एक Cl लगा दो तो क्लोरोप्रीन हो जाएगा। और इससे जो इसका पॉलीमर बनेगा उसको बोलेंगे नियोप्रीन। नया जो रबड़ बना है नियोप्रीन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए जैसे ऐसे आएगा कि मोनोमर ऑफ नेचुरल रबड़, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन। मोनोमर ऑफ, तो आप क्या आंसर दोगे, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, अगर आ जाए मोनोमर ऑफ आर्टिफिशियल रबड़ तो क्या एग्जांपल क्लोरोप्रीन, दोगे, क्लोरोप्रीन। पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन या पॉलीमर ऑफ आर्टिफिशियल रबड़ इज नोन एज, नियोप्रीन। जो नया रबड़ तैयार किया गया, नियोप्रीन। इसी से मिलते जुलते रबड़ बहुत होते हैं, नॉट ओनली ये तो नेचुरल वाले रबड़ की बात कर रहे हैं, उसमें चेंज करके थोड़ा बनाया गया। जैसे एक यूज होता है ब्यूना एस, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। है ना, 10th में भी पढ़ते थे ब्यूना एस, ब्यूना एस। एक्चुअल में ब्यू मतलब ब्यूटाडाइन, इसका मोनोमर बनाने के लिए एक तो ब्यूटाडाइन का यूज किया गया, और एन ए तो सोडियम था, एन ए मतलब सोडियम, प्रेजेंस ऑफ सोडियम बनाया गया था। एस मतलब स्टाइरीन, ये दोनों मिलके क्या है, मोनोमर बनाएंगे। तो स्टायरीन तो वो खुद भी एक मोनोमर है ना, पॉलीस्टायरीन जिससे आप बनता है। पॉलीस्टाइरिन भी बना सकते हो, बिल्कुल पॉलीस्टाइरिन भी है। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन के साथ मिलके बना रहा है, इसको कोपोलीमर बोल देंगे। तो ब्यूटाडाइन का फार्मूला देखो क्या होता है, पहले तो ब्यूटाडाइन बनाना, CH2 1 3 ब्यूटा डाइन, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया ब्यूटाडाइन। इसको बना रहे हो स्टाइरीन के साथ। स्टाइरीन जो होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, ये होता है। तो करना क्या आपने, यही तो टच, अब देखो इन दोनों को जोड़ना है, तो बॉन्ड तोड़ते जाओ। जैसे ऐसे बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड ब्रेक यहाँ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका एक इधर। तो इसका देखो टोटल कैसे बन गया, CH2 CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH आ गया, CH2 CH के साथ C6H5 और CH2, आगे चेन बनती चली जाएगी। जोड़ना आपको आना चाहिए। पोलीइन है ये, पोलीइन कैटेगरी के कर रहे हो, जितने भी कर रहे हो कुछ निकाल नहीं रहे, बस डबल बॉन्ड को ऐड किए जा रहे हो आप। तो ये जो आ जाएगा ब्यूना एस आ जाएगा, ब्यूना एस आ जाएगा आपको। नेचुरल रबड़ वाला, आर्टिफिशियल रबड़ वाला एग्जाम्पल, जितने एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, चाहे पीछे वाले क्वेश्चंस में, आगे वाले क्वेश्चन में, उस हर एक की स्ट्रक्चर जरूर याद कर लो आप। बना लोगे, कर लोगे ये। कर लिया सर। और जितने भी, ये एडवाइजेबल है आपके लिए कि जितने भी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखे हो, ब्यूना एस, ब्यूना एन, जैसे ये एक और बता देते, जैसे होता है पम्मा का फुल फॉर्म होता है पोली मिथाइल मैथ एक्राइलेट, एक्राइलेट। तो अब क्या है कि ये मोनोमर जो है वो ये है। अब ये कॉमन नेम है, जिसको कॉमन नेम बनाना आता है वो बना लेगा, मिथाइल मैथ सर एक्राइलेट। एक्राइल होता है तीन ब्यूटाइल में कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड। नहीं नहीं, वो तो बेटा क्रोटन होता है, 3 वाला हाँ, होता है, 3 कार्बन वाला एक्राइल। अच्छा। CH2 डबल बॉन्ड CC 3 कार्बन वाला, 8 है तो एस्टर ग्रुप है, तो ये एस्टर आ गया। तो 3 कार्बन वाला हो गया तो एक्राइल, एस्टर है तो CO। अब क्या है, पोली मिथाइल में
मिथाइल तो O के साथ CH3 आ गया, दूसरा फिर मैथ आ गया, तो आगे तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पर एक मैथ और आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर होगी पोली मिथाइल मैथ एक्राइलेट, ये मोनोमर है। बात सिर्फ स्ट्रक्चर की थी, अब आपको पॉलीमर बनाना है तो आप ऐसे यूज करो इसको, CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3 भी साइड में कर दो, और पूरा का पूरा ग्रुप जो आपका COOCH3 है साइड में कर दो, इसके N मॉलिक्यूल अटैच कर दो, ये बन गया CH2C, ये बन गया, ये पम्मा बन गया, पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट बन गया। तो क्वेश्चन फंसा कहाँ आपका, जिसका फंसेगा वो स्ट्रक्चर में फंसेगा, अगर स्ट्रक्चर उसको आती है तो बना लेगा, वो ऐड करना ही है डबल बॉन्ड हटा के। ये सर हो गया। तो ये सारे आपके, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा आपको, ये सब एनसीईआरटी में डीटो, कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं है, कोई और चीजें नहीं है, सिर्फ जो केमिस्ट्री सीखी है वो यूज करो, आपको ये आ जाएगा। ऐसे ही देखो आपको कैटेगरी आती है पॉलीएस्टर की, कंडेंसेशन वाले पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर के कुछ एग्जांपल देखो, जैसे आपने किया होगा टेरिलीन, टेरिलीन का जैसे कपड़ा होता है टेरिलीन, डेक्रोन भी बोलते हैं इसको, टेरिलीन। तो टेरिलीन में क्या है कि इन दोनों से मोनोमर बना है, टेरिलीन का मतलब है टरथैलिक एसिड, क्योंकि एस्टर है तो एसिड तो होगा ही, और एल्कोहल भी होगा। ईन है, ईन का मतलब है इथाइलीन ग्लाइकोल, तो दो यूनिट हो गई। टरथैलिक एसिड जो होता है वो ये होता है टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड का मतलब है जैसे थैलिक एसिड बनाते हो, उसके पैरा पोजीशन पे दो COH बेंजीन पे 1 और 4 पे COH। दो अपोजिट साइड में। और स्कूलिंग में तो सबसे पहले बीच बीच में ये चैप्टर पढ़ा देते हैं, मुझे आइडिया है, टीचर डायरेक्ट ही पहले ये कराने लग जाते हैं। तो एथाइलिन रटाते भी हैं बोर्ड में याद कराने के लिए, इथाइलिन ग्लाइकोल तो OH, CH2CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, टरथेलिक एसिड हो गया। बनाना कैसे है, हमेशा किसका एस्ट्रिफिकेशन करना है, तो एसिड का OH निकालते जाओ, एल्कोहल का H निकालते जाओ। यहाँ भी एसिड का OH निकलेगा, एल्कोहल का लास्ट में H निकलेगा। तो ओवरऑल जब अटैच करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, CO, साइकिल बन जाएगी नहीं शायद? नहीं नहीं नहीं। साइकिल नहीं, चेन बनेगी। पॉलीमर का मतलब है चेन, और बीच में COO, ये आ गया, फिर इधर CH2, फिर O, और ऐसे चलते जाओ। तो ऐसे बहुत सारे आपके यूनिट बन जाएंगे, बीच में COO ग्रुप बहुत सारे बन जाएंगे। तो COO ग्रुप बहुत सारे बन जाएंगे। सपोज आपने N ये लिए, N ये लिए, तो बीच में क्या हो गया, अरे मोलिक्यूल में N बन गया ना, COH और CO के, तो N इसके आगे ना CO, तो आपका जो होगा ये टोटल जो ये बनेगा इसको बोलेंगे टेरिलीन, ये टेरिलीन का कपड़ा होता है। और पॉलीएस्टर कैटेगरी है, क्योंकि एस्टर के बहुत सारे ग्रुप आ रहे हैं, N ग्रुप आ रहे हैं, पॉलीएस्टर। इसी टाइप से दूसरा एग्जांपल टेरिलीन का एक बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एक होता है अपना ग्लाइकोल, और उसको बोलते हैं एक है टरथेलिक एसिड, एक थैलिक एसिड से बना दो। तो थैलिक एसिड से बनाएंगे तो ग्लाइकोल यूज कर लो, उसके साथ थैलिक एसिड ये वाला COOH, ये जो आपका है थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड का ग्लाइकोल के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लिप्टल, ग्लाइकोल और थैलिक एसिड ग्लिप्टल। तो ग्लिप्टल में फर्क इतना ही है, दो CH ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएंगे, और इधर आपका वो CH2, जो CH2 है वो OH के साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन वही सेम, OH इसका निकालते जाओ, H इसका निकालते जाओ, आगे भी OH इसका निकालते जाओ, H इसके निकलते जाएंगे। तो क्या होगा, आप इसको मोलिक्यूल को ऐसे रख दो ना, ज्यादा बेस्ट है। ऐसे रख के ये देखो, यहां से CO, इधर से भी CO, चेन चलती जाएगी, ये CO, O, CH2, CH2, फिर आगे O से चलता जाएगा,
तो ऐसे देखो बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे, एन ग्रुप बन जाए तो पोलिस्टर हो गया। तो ग्लिप्टोल या टेरिलीन, ये एग्जाम्पल जो है कंडेंसेशनल वाले हैं, क्योंकि वाटर रिलीज होता जा रहा है या कुछ भी रिलीज हो तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और ये कैटेगरी कौन सी आएगी आपकी, पॉलिस्टर कैटेगरी आ जाएगी। इसमें बहुत सारे एस्टर ग्रुप बनेंगे। सर एक एडिपिक एसिड से भी तो बनता है। वो एस्टर नहीं है बेटा, अमाइड है। इसीलिए कहना रट्टा नहीं लगाना, रट्टे से तो क्या है कि क्वेश्चन गलत होने हैं। कैटेगरी याद करनी है तो देखते ही पता लग जाएगा। वो इंजीनियर बनाना है उन लोगों ने आपको, तो वो ये सोचते हैं कि भाई इंजीनियर है तो कैलकुलेटिव कितने हैं, ये कैलकुलेशन से या नॉलेज से कितनी चीजें बनाते हैं। आपको तो ध्यान होना चाहिए, मुझे एस्टर कैटेगरी बना रहा हूँ उसमें कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो ये आंसर आना नहीं चाहिए था आपका, क्योंकि वो एस्टर कैटेगरी नहीं है। जिसमें एस्टर कब बनेंगे आपको क्लियर पता होना चाहिए कि एस्टर तब बनते हैं जब एल्कोहल और एसिड वाले यूनिट अटैच होते हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप। और अगर एल्कोहल की जगह एमीन ग्रुप आ जाएगा या नाइट्रोजन आ गया, वहां फिर पोलियमाइड कैटेगरी आ जाएगी, तो वहां आप नाइलोन बोलोगे, यहाँ थोड़ी बोलोगे। मतलब याद करने वाले चैप्टर में भी आप लॉजिक लगा करके और याद रख सकते हो चीजें, ज्यादा चीजें याद रहेंगी। हो गया सर। अब एक कैटेगरी और थी आपकी पॉलीएस्टर के साथ साथ, एक आपका जो है वो होता है पॉली अमाइड। मतलब इसमें बहुत सारे अमाइड ग्रुप होने चाहिए, CONH ग्रुप होना चाहिए बहुत सारे, तो पॉलीअमाइड। तो इसमें देखो एक एग्जांपल आप लेते हो, नाइलॉन 6 6, नाइलॉन 6 6, नाइलॉन 6 6। तो इस 6 6 में 6 कार्बन वाला एक एडिपिक एसिड होता है, और एक हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन होता है। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। तो हेक्सामिथाइलिन में देखो CH2, 6 मिथाइलिन ग्रुप होते हैं, 2 एमीन ग्रुप होते हैं, NH2 और एडिपिक एसिड आप पढ़ के आए हो CH2 4 ये, और साथ में CH4 COH CH है। इन दोनों को अटैच करना है, अटैच करोगे तो क्या होगा, इसका OH, इसका H निकलता जाएगा, यहाँ भी इनके OH, इसके H निकलते जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या देखोगे, इधर CO, फिर ये आपका CH2, ये 4 यूनिट, फिर CO, इधर आपका क्या आ गया, ये NH, फिर CH2 के 6, फिर NH, ऐसे चेन चलती जाएगी। तो इस तरह के ग्रुप तो बहुत सारे बन गए ना। कौन सी कैटेगरी आ गई, पोलियमाइड। तो नाइलॉन 6 6 बन गया। ये नाइलॉन की जो रस्सी देखते हो, नाइलॉन 6 6 आपका बनता है। नाइलॉन, एक नाइलॉन 6 6 होता है, एक सिर्फ नाइलॉन 6 होता है। ये तो आपका कोपोलीमर हो गया। एक में मैंने आपको एक दो जगह पहले करवाया, नाइलॉन 6 सिर्फ, नाइलॉन 6 में एक ही मोनोमर है जिसको कैप्रोलैक्टम बोलते हैं, यस सर। ये हमने ऑलरेडी कर लिया। कैप्रोलैक्टम ऐसा होता था, E डबल बॉन्ड O, N के साथ H। तो इसको आप जब ब्रेक करते थे तो ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बीच में, इधर NH और इधर CO, बहुत सारे अटैच हो जाएंगे, ये बनता चला जाएगा आगे। तो इसको हम बोलते हैं नाइलॉन 6। तो ये है क्या चीज, देखो आप देखोगे कि इसमें जो बीच में जो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं आपके, वो अमाइड है, CONH है। CONH बहुत सारे आ रहे हैं, ये CO, ये पड़ा NH, बहुत सारे आ रहे हैं। साइड में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर चलोगे तो CONH आपको दिखाई देंगे हाथ के साथ। तो इसको आप पोलियमाइड कहेंगे। तो टोटल देखा बेटा, पॉलीमर में आपको कितने टाइप की रिएक्शन याद करनी है, सिंपल वे में याद करोगे तो कौन कौन सी, पोलीइन, पोलीएस्टर, एंड पॉलीअमाइड। पोलियमाइड। तो पोलीइन में कौन से एग्जांपल आएंगे, वन वर्ड में आंसर दो मुझे। पोलीइन में सर तीन ग्रुप वाले। जहां पर डबल बॉन्ड पर ऐड करना हो, डबल ये बॉन्ड पर ऐड करना हो, वो पोलीइन। पोलीअमाइड कौन, पोलीएस्टर कौन से आएंगे बेटा, सर जिसमें एसिड और अल्कोहल मिक्स होके एस्टर बनाएंगे। एस्टर बनाएंगे। और पोलीअमाइड वाले कौन से आएंगे, जिसमें सिर्फ अमाइड ग्रुप होगा।
एमाइड ग्रुप वाले होंगे, तो इससे आप पूरा कैटेगरी याद कर सकते हो। आजकल बायोडिग्रेडेबल भी यूज हो रहे हैं, है ना, बीटा पी एच बी वाई जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी कर रहे हैं। तो इसमें एनसीईआरटी में सारे आपने एग्जाम्पल जरूर कर लेना, मैंने कुछ एग्जाम्पल शेयर किए हैं, तो ये आपको एग्जाम्पल जो है खुद प्रिपेयर कर लेने हैं। किसी को भी अगर कोई दिक्कत आती है किसी में, मेरी क्लास आएगी तो मैं उसमें डिस्कस करूंगा, जो आपकी प्रॉब्लम आएंगी वो डिस्कस करनी है। अपना एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी बनाओ। टारगेट कोई भी स्टूडेंट ये मत रखो कि मुझे अभी फरवरी वाला नहीं देना है। कोई किसी बच्चे ने ये टारगेट नहीं करना कि मैं पहला क्यों दूं, मैं बाद वाला पहले पेपर देख लूं बाद वाला दूंगा। ऐसा नहीं करना बेटा, पहला टारगेट मस्ट है। जो आपका फैब वाला है वो आपने मस्ट देना है। उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको अभी क्या करने हैं और क्या अभी नहीं और करना। कमी है, तो ये आइडिया आ जाएगा बेटा आपका। आपको चांस है तो बिल्कुल लो आप चांस, उस चांस बड़ा इंटेलिजेंसी के साथ लिया जाता है। तो फैब वाला तो बहुत ही मस्ट है। अभी आपके पास जितने भी दिन है, मेरे ख्याल से कितने दिन और होंगे आपके पास? अराउंड 2 मंथ्स। अराउंड 2 मंथ का मतलब हो गया 60 डेज हो गई, है ना। अगर आप इन 60 डेज का एक पूरा प्लानिंग बनाओ कि मुझे सब कैसे रिवाइज करना है, और इस रिवीजन में आपको जिस भी टीचर ने कोई बहुत डिटेल्स बताई है वो नहीं करनी, बहुत मतलब लेंदी इसमें नहीं करने। इसमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड थ्योरी आपने तैयार करनी है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड थ्योरी हर चैप्टर में। मतलब अगर केमिस्ट्री की बात करूं, जैसे फिजिकल लिया आपने, तो फिजिकल में अभी आपको बड़े बड़े लंबे क्वेश्चन कोई किए हुए हैं तो वो नहीं करने आपने। सिर्फ फार्मूला तैयार कर लो, शॉर्ट नोट तैयार करो, फार्मूला तैयार करो, और उस फार्मूले पर फिर जब भी क्वेश्चन करने लगो तो उसमें फिर ये जरूर तैयार करो कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं आपकी। मिस्टेक है तो फिर अच्छे से क्या कर लो उसको, ज्यादा लंबी क्वेश्चन नहीं करने इसमें। ओके सर। और दूसरी चीज आपको ये मैं बता रहा हूँ इसके अंदर कि आपका जो भी अब जो इसका जैसे आप पॉलीमर है, जैसे पॉलीमर में मैंने कुछ सैंपल बताए, तो सारे सैंपल का एक चार्ट बना लो, एक बड़ा सा चार्ट बनेगा जितना पॉलीमर है उसका उसके साथ कर लो, जिस टाइप से मैंने करवाया है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन इसमें से आना है, और डेली लाइफ वाले में से भी देखना है आपने, और एक आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी पढ़ना है। रीडिंग लगाओगे आइडिया लग जाएगा, इन्वायरमेंटल जो है प्रॉब्लम आ ही रही है तो एक आधा क्वेश्चन आएगा ही आपका डेली लाइफ, इन्वायरमेंटल और पॉलीमर में से। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आता है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो आपसे शेयर कर रहा हूँ उस पर आप उसको लिख के भेज सकते हो। जल्दबाजी मत करना, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं बच्चों को उसके आंसर जो है भेज देता हूँ। लेकिन आपको किसी में प्रॉब्लम आ रही हो तो कोई भी स्टूडेंट है वो ये शेयर कर सकता है, 9773 वाला नहीं, 9929191327 वाले पे। इस नंबर पे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस पे व्हाट्सएप पे डाल दे। आपस में 2 4 5 7 स्टूडेंट एक ग्रुप बना लो क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन वहां पर एक दूसरे से शेयर करो। हर साल जो अपने स्टूडेंट है ऐसे ही करते हैं, और शेयर करके कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आपस में डिस्कस हो जाएंगे, जहां फंसोगे जहां भी मुझे लगेगा मुझे लिख दोगे तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। क्लियर? यस सर। कोई भी स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट क्लास लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, या उन्होंने लास्ट में नहीं लगाया, पता नहीं क्यों नहीं लगाई ये क्लास उन्होंने, तो कोई भी स्टूडेंट है वो डिस्कस कर सकता है। या तो उन्होंने फिर अपना ट्यूटर जो है चेंज कर लिया है, या वो अपना सेल्फ स्टडी में लग गए हैं। लेकिन फिर भी जितने भी स्टूडेंट हैं जो कैलविन के हैं, वो जो है वो स्टूडेंट आपका यहाँ से डिस्कस कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप। ओके बेटा, कोई अगर कोई बात पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। सर किसी का कुछ इनऑर्गेनिक की बता दो कोई स्ट्रेटेजी, पी ब्लॉक डी ब्लॉक की। पी ब्लॉक डी ब्लॉक में एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी की लाइन टू ओके। लाइन याद कर लो, और कोई तरीका नहीं है। लाइन टू अच्छा। लाइन याद कर लो एनसीईआरटी का, लाइन टू लाइन याद कर लो, कोई और तरीका नहीं है। उसका तरीका यही है, एनसीईआरटी याद करो, दो दोस्त 3 4 दोस्त मिलो, मतलब आपस में ग्रुप बनाओ, और बोलो कि मैं तुझसे क्वेश्चन पूछूंगा तू मुझसे, सपोज पी ब्लॉक करके आते हैं। पी ब्लॉक में चलो सपोज सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली कर ली हमने, नाइट्रोजन फैमिली की, अब एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो उससे, क्योंकि जितना आपस में डिस्कस करोगे उतना लंबे टाइम तक याद रहेगा। पी इनऑर्गेनिक का, पी ब्लॉक का, खास करके एस ब्लॉक का प्रॉब्लम ये है कि आपको लगेगा पढ़ते जाओगे तो सब आता है हमें, लेकिन जब क्वेश्चन करने लगते हो तब प्रॉब्लम आती है। तो इसका यस मतलब है सर। वो ज्यादा टाइम तक मेमोरी में नहीं रह पाते हैं बेटा वो। उसका तरीका सबसे बेस्ट है, डिस्कस करो एक दूसरे से। अब अगर 15 मिनट की गोसिप करते हो तो वो गोसिप उसी की करो। बोलो कि मैं तुझसे क्वेश्चन देखो पूछता हूँ, हम मैं ऐसे करवाता था अपने स्टूडेंट को,
मैं उनको बोलता था कि मैं अब एक्चुअली अभी तो क्या ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन होता तो ये सारे प्रैक्टिसेस फिर करते। मैं ग्रुप बना देता, भाई तुमसे आपस में पूछना है, तुमने इससे पूछना है, तुमने इससे पूछना है, देखो कौन किसको कितना फंसा पाता है क्वेश्चन में। जो फंसाएगा फिर वो हार जाएगा मतलब। तो ग्रुप बना देता था, 5 स्टूडेंट इधर 5 स्टूडेंट इधर। वो फिर तैयार करके आते थे अपना, पढ़ पढ़ के आते, लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करोगे तब होगा। फिर एक दूसरे से पूछते थे, तो एक तो ये पता लगता था कि क्वेश्चन बनेंगे कैसे, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है। और दूसरा क्या है, आप आपके जो साइट के ऊपर, ई काइट्स के ऊपर सिर्फ एनसीईआरटी बेस इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा, सिर्फ एनसीईआरटी बेस इनऑर्गेनिक के, देखना उसके ऊपर। तो एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन बनते हैं वो दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके सर। सर एनसीईआरटी के उस, एक दो किए हाँ बेटा, सर किए थे उसमें में से कुछ। किए थे ना क्वेश्चन उसमें, तो उसमें क्वेश्चन करो और खुद के माइंड से भी क्वेश्चन बनाओ और एक दूसरे से पूछो कि तुम्हारे माइंड ऐसा ही क्वेश्चन एग्जामिनर के माइंड में आएगा, तो वहां सोल्व करो। एनसीईआरटी के हैं वो सारे क्वेश्चन। और किसी का कोई डाउट? नो सर। ठीक है बेटा, देखते हैं अगर क्लास आई तो फिर कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। जब जब क्लास आएगी तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस किया करूंगा आपसे, लेकिन वो क्या रूटीन आता है वो देखते हैं अभी अपने। और जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, अपना कुछ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आता है किसी में, तो पर सिस्टमेटिक स्टडी करना, रफ मत करना कि सिस्टमेटिक स्टडी मतलब एक स्टार्ट करो तो एक को कंप्लीट करो, फिर दूसरा पार्ट करो, फिर तीसरा पार्ट करो। जो चीजें अभी रुकी हुई हैं, रही हुई हैं, उसके लिए एक टाइम पीरियड बना लो कि मुझे इस टाइम पे 2 घंटे 3 घंटे ये काम जो रहा हुआ है ये कंप्लीट करना है, क्योंकि क्वेश्चन हर जगह से आएगा एक एक आपका क्वेश्चन। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ थैंक यू लक सर। योर एग्जाम। फिर जब थैंक यू सर। मिलेंगे तब देखते हैं। ओके।